चलें जी, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज हम जिस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है भाई? कंफर्म कीजिएगा। इस सर आवाज क्लियर है आपकी। क्लियर है। सर आज हम अपना जो कोर्स है, जिसका नाम सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र है, उस कोर्स की ओरिएंटेशन के लिए आप लोग आए हैं। आज के जो सेशन है उसके अंदर एक मिनट, क्या मसला आ गया इसको। आज के सेशन में हम मुख्तलिफ चीज़ों को एड्रेस कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज के सेशन में। ठीक है। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इंस्टीट्यूट का। सेकंड नंबर पे मैं आपको अपने बारे में ब्रीफली बताऊंगा। थर्ड नंबर पे मैं आपको जो हमारा कोर्स है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। पॉइंटर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। अच्छा। और लास्टली मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको आंसर करूंगा। ठीक है। तो ये नहीं कि आज हम अपना जो कोर्स है उसका तारुफ, इंस्टीट्यूट का तारुफ और हमारा जो मेरा तारुफ है उसको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगेन अल्लाह ताला से हमारी इल्तिजा है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, जिस मकसद के लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए। हमारा अदारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करता है। हम लोग मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाकिस्तान का टैक्स है, यूके का टैक्स है, यूएई का टैक्स है, कनाडा का टैक्स है, उसके अलावा सऊदीया का टैक्स है। इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो टैक्सेस हैं उनको हम करवा रहे हैं। ठीक है। फर्दर हम लोग जो लॉयर्स हैं उनके लिए सेल्स टैक्स सेपरेट भी हम एक इन डेप्थ कोर्स रखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स रखते हैं, सर्टिफाइड बिजनेस एडवाइजर का कोर्स है, यूएसए की एलएलसी फॉर्मेशन का सेपरेट कोर्स है। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पोर्टफोलियोज में कवर्ड है। जहाँ तक बात है कि हमारे एड्रेसेस की, तो हमारा इस्लामाबाद में यहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, कराची में भी और लाहौर में भी सिमिलर हमारी क्लासेस हो रही होती हैं, जिनमें हमारी जो पाकिस्तान की टैक्सेशन की क्लासेस हैं ये ऑन साइट और बाकी सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि हमारी ऑडियंस यूएई से भी है, हमारी ऑडियंस इंडिया से भी है। ठीक है। हमारी ऑडियंस बांग्लादेश से भी है। मुख्तलिफ किस्म की हमारी ऑडियंस है, क्योंकि जैसे यूएसए का कोर्स है, आपका यूके का कोर्स है, तो ये हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। यानी कि ब्रीफली अगर हम ये डिस्कस करें कि हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100% प्रैक्टिकल है, नहीं। हर एक चीज के बैक एंड पे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि वो चीज ऐसे की क्यों जा रही है, वो आपको इंशाल्लाह डिलीवर की जाएगी। फर्ज करें कि अगर आपको गाड़ी ड्राइविंग सिखानी है, तो आपको ऐसा नहीं कि गाड़ी के एक्सीलेटर से सिखाया जाए, आपको बताया जाए भाई ये स्टेयरिंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपका क्लच है, ये ब्रेक है, और ये हैंड ब्रेक है, और ये आपका बाकी सारी चीजें हैं। यानी कि एक एक चीज को आपको हम डिटेल से गाइड करेंगे। जब हम रिटर्न बनाना सीखेंगे, वो इनकम टैक्स का रिटर्न हो, सेल्स टैक्स का रिटर्न हो, तो एक एक चीज में हम कंसेप्ट को इन डेप्थ देख रहे होंगे इंशाल्लाह। हमारा जो अदारा है बेसिकली एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के लाइक माइंडेड किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आपकी एक एफिलिएशन हो रही होती है। ठीक है। तो ये ब्रीफली मैंने आपको ये बताया कि इंडस्ट्री हम बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तीन जगहों पे हम बेस करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की हमारी ट्रेनिंग हैं। हर एक ट्रेनिंग का हमारे यूट्यूब चैनल पे इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है। दो दो लेक्चर पहले वैसे ही फ्री पड़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन भी और फर्स्ट टू लेक्चर भी। आप उसमें से असेस कर सकते हैं कि यार किस में क्या है, और मेंटोर कौन है और क्या कर रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। फिर ब्रीफली मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा मैं फेलो मेंबर हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजर का। लॉ ग्रेजुएट हूँ, एमएससी इकोनॉमिक्स मैंने की हुई है, और विजिटिंग फैकल्टी हूँ अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं पहले एड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। एक अरसे से
ये जो हमारा कोर्स है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो इसको टीच कर रहा हूँ। मेरी अपनी लॉ फर्म भी है, प्रॉपर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, प्रॉपर हमारी टीम है जो कि हम सर्विस दे रहे होते हैं। तो इसमें जो दो चार चीज़ें अल्लाह ने मुझे सिखाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि आपको उनके साथ वेल इक्विप्ड करके भेजूँ। अब इसमें अगर हम डिस्कशन करें कि सर हम ये सारी जो चीज़ें पढ़ रहे होंगे, क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे, एक तो चीज़ ये है कि मैं आपके साथ खोल दूँ लंबी चौड़ी साइंसें, ये बढ़ाऊंगा वो बढ़ाऊंगा। मैं आपको सर समराइज टू द पॉइंट वो चीज़ें बताता हूँ जो हम इस कोर्स के बाद हासिल कर लेंगे। ये कोर्स है किन लोगों के लिए, इसमें कौन कौन सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए। हमारा इस बैच में, इस क्लास में कोई एक सिंगल पर्सन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जिसका ऑब्जेक्टिव मीट ना हो, क्योंकि इसको बड़ा ब्रॉडली हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। मैं इसमें छोटी सी बात करता हूँ। आप लोग सुनते हैं जी फाइलर, नॉन फाइलर, ठीक है, एक्टिव फाइलर, ठीक है, या आपका लेट फाइलर। ये सर ये सारी बुनियादें हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, बुनियादें हैं। एट द एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिटर्न फाइलिंग। क्या है जी, रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग के बैकग्राउंड पे हो सकता है 3 4 या 5 क्लासेस हमें लगानी पड़े, हमें अपनी वो एक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। जब हम बात करेंगे रिटर्न फाइलिंग में, तो दो किस्म के लोग होते हैं पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, दो किस्म के लोग हैं। अगर हम बात करें कि सर नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में, तो सर मुझे और आपको टैक्स का लॉ क्या बोलता है, नेचुरल पर्सन। लेकिन इसको टैक्स का लॉ बोलता है इंडिविजुअल। क्या बोलता है, इंडिविजुअल। लीगल पर्सन में दो किस्म के लोग का वर्ड है। नंबर वन, आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का बिजनेस, ठीक है, जिसको हम एओपी भी बोलते हैं, जिसको हम फर्म भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या आता है जी, कंपनी आ जाती है। सर एक बात याद रखिए, इसके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी है ही नहीं। कोई बंदा पूछता है कि सर कंपनी में आप बताएं जी, एनजीओ होगी तो मैं कहूँगा वो भी कंपनी है। कोई कहेगा बैंक है, मैं कहूँगा वो भी कंपनी है। कोई कहेगा इंश्योरेंस है, मैं कहूँगा वो भी कंपनी है। वो कहेगा सर इसके अलावा फर्ज करें कि आप कहते हैं सर ये तो ठीक है रिटर्न फाइलिंग हम सीखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल में उसकी सैलरी इनकम हो, उसकी बिजनेस इनकम हो, उसकी कोई रेंटल इनकम हो, उसकी रेंटल इनकम हो, उसका कैपिटल गेन हो। अब अगर आप मुझे इस पे सवाल करेंगे तो शायद मैं आपको आज की क्लास में जवाब नहीं दूंगा। क्यों, सैलरी इनकम जब मैंने बढ़ाना है तो मैंने 4 या 5 क्लासेस के अंदर इस कंसेप्ट को कवर करना है। मैंने आपको प्रैक्टिकल पोर्टल पे दिखाना है क्या रिसर्च से होता है। तो हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। तो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में, यानी कि इंसान के केस में कहीं से भी इनकम आए, अदर सोर्स में आप कहें बैंक का प्रॉफिट आए, वो बहबूद से आए, वो आपका आप कहते हैं जी मेरे को टैक्सेस कटे हुए, मुख्तलिफ किस्म की विद होल्डिंग्स हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने जी वो जो फ़ोन पे टैक्स कटवाया, जो सैलरी में टैक्स कट गया, जो मैंने गाड़ी का टोकन लगवाया उसमें टैक्स काट दिया। तो हमने एक एक चीज को पहले समझना है, फिर हमने पोर्टल पे प्रैक्टिस करना है। बात समझना है। और आपने सर ये विद होल्डिंग किया है, तो भाई जो आपके मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस करते हैं, फिर आप उसमें आ जाएंगे सर अच्छा सैलरी पे कटेगा, हमारा कोई डिविडेंड पे कटेगा, हमारा प्रॉफिट पे कटेगा, हमारा कुछ चीज़ें खरीदने पे कटता है, खरीदने बेचने पे को कटता है। तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं जो हम देख रहे होंगे बहुत डिटेल्ड में। इंडिविजुअल के बाद अगर हम बात करेंगे किसकी जी, पार्टनरशिप बिजनेस की, किसकी, पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे। तो पार्टनरशिप के केस में, एओपी के केस में ये सारा कुछ सेम आएगा सवाए सैलरी के। तो अल्लाह की मेहरबानी से जब मैं आपको पूरी मेहनत करके बिजनेस या प्रॉपर्टी इनकम या कैपिटल गेन एक दफ़ा समझा दूंगा ना, वो सेम इंडिविजुअल में और सेम कंपनी में होगा, सवाए सैलरी के, क्योंकि कंपनियों के अंदर कंपनियां सैलरी देती हैं, सैलरी लेती नहीं है। अच्छा सेम यही चीज अगर आप कंपनी की बात करेंगे, एओपी की बात करेंगे, तो ये वन एंड द सेम है। कंपनी के केस में भी ये सारी चीजें एज इट इज हो रही होंगी। अच्छा ये सारी चीजें हम इसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट इंडिविजुअल से करेंगे, फिर उसके बाद हम पार्टनरशिप पे जाएंगे, कंपनी पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर कोई बंदा कहता है सर ये तो हो गया फाइलिंग वाली साइड, ये कौन सी साइड होगी, फाइलिंग साइड। इसमें ये कहानियां अगर आपको सुनानी हो, तो कहानियां सुनाने के लिए हमने एक लंबा थोड़ा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अगर आपका दिल करेगा तो हम आपका और मैं अपना टाइम ज़ाया कर सकता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को कैसे लिखा गया, और यहाँ पे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, नोट्स के ऊपर एक हाई लेवल डिस्कशन हमारी हो रही होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी
कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, ओवरव्यू करवाऊंगा, ये सारा कुछ होगा सही, एक एक चीज होगी, लेकिन हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है हमारी फाइलिंग। ठीक है। इसके अंदर ये सारे आपको सेक्शन सारी चीजें नजर आ रही होंगी, आ रही हैं। तो ये सब कुछ कवर्ड है ये इनकम टैक्स के एरिया में। ठीक है। ये हमारा इनकम टैक्स के एरिया में। फिर बंदा कोई पूछता है कि सर ये फाइलिंग तो होगी, सर फाइलिंग के अलावा आप हमें बताएं और क्या होगा। मैंने कहा यार उसके बाद हम ये देखेंगे, अगर आपने कारोबार करना हो, बिजनेस करना हो, तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस को रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं। रजिस्टर करने में आपने कहा जी सर हमने कंपनी बनानी है, मैंने कहा हम वो सीखेंगे। आपने कहा सर हमने पार्टनरशिप देखना है, तो मैंने कहा वो भी हम देखेंगे। आपने कहा सर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को देखना है, ठीक, मैंने कहा वो भी हम देखेंगे। आपने कहा सर हम इसके बाद अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर कराना चाहते हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये क्यों करवाएं, मैंने कहा वो भी हम देखेंगे। आपने कहा सर अगर हम ट्रेडमार्क करवाना चाहें, मैंने कहा वो भी देखेंगे। आपने कहा सर अगर सॉफ्टवेयर हाउस होगा, तो अगर हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर कराना चाहें तो वो क्या होगा, मैंने कहा वो भी हम देखेंगे। आपने कहा सर उसके बाद हमारा पाशा, ये जो सॉफ्टवेयर वाले रजिस्टर कराते हैं, पाशा के साथ रजिस्टर कराना होगा तो वो कैसे होगा, मैंने कहा वो भी हम देखेंगे। आपने कहा सर मुख्तलिफ किस्म के लोग के टैक्सेस अगर काटने होते हैं, चलो इसको छोड़ दें, हम इस पे आए थे सेल्स टैक्स के ऊपर, लंबा हो जाएगा, सेल्स टैक्स के ऊपर आएंगे। आपने कहा सेल टैक्स में सर रजिस्टर्ड कैसे होंगे, मैंने कहा वो भी देखेंगे। आपने कहा सर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने के बाद हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो कंपनी के केस में, इंडिविजुअल के केस में, पार्टनरशिप के केस में कैसे होगा, मैंने कहा वो भी देखेंगे। किस चीज के ऊपर कितना सेल्स टैक्स होगा वो भी हम देखेंगे। सेल्स टैक्स के बाद आपकी किन चीजों पे सेल टैक्स नहीं है उसको भी देखेंगे। किस बंदे ने सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है और किसने नहीं करवाना उसको भी देखेंगे। उसके बाद आपने कहा कि सर और अदर एरियाज, मैंने कहा हम एक मुनासिब किस्म की, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत डिटेल्ड, गलत बयानी हो जाएगी, मार्केट में ना तो आपको पता है ना ही मुझे वो गानी करानी आती है कि भाई जी मैं बहुत नोट्स बढ़ाऊंगा। नोट्स जो कोई बंदा आपको कहता है ना कि कोई 3 4 माह में नोट्स बढ़ा देगा, तो वो आपके साथ झूठ और गलत बयानी कर सकता है। क्योंकि नोट्स की हमारी इंटरमीडिएट लेवल की डिस्कशन होगी। अच्छा कैसे, सर नोटिस आता क्यों है, सर हमारा एक ही वजह है नोटिस आने की, वो है रॉन्ग फाइलिंग। वो क्या है, रॉन्ग फाइलिंग। अगर हम रॉन्ग फाइलिंग करते हैं नोटिस आना चाहिए आपको, सर क्यों आना चाहिए, भाई आपने फाइलिंग की अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं की। हम एक चीज को पकड़ेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी एनटीएन इंडिविजुअल का कैसे बनना है। हम इंडिविजुअल का सबसे पहले एनटीएन बनाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल से क्या मुराद है, मैं और आप। पार्टनरशिप का एनटीएन कैसे बनाएंगे, कंपनी का एनटीएन जब हम कंपनी बनाना सीखेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑटो में हमें एनटीएन मिल जाएगा, हमें ईमेल आएगी। वो कौन सा फॉर्म होगा जिसकी वजह से ईमेल आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं कि अगर आप इसमें कोई सवाल है कि सर ये चीजें तो अच्छी खासा लंबा पैकेज है, तो ये सारी आप भले आपको जीरो नॉलेज है, आप वकील हो, आप अकाउंटेंट हो, आप बैंकर हो, यानी कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहला ये है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। और सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे, मेरा ये दावा है, और ये मैं दावा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की, आप जिस बंदे की 5 4 साल की 10 साल की प्रैक्टिस, तो नहीं कहता 4 5 साल की प्रैक्टिस होगी, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिएगा, आपको चीजें सारी चीजें आती होंगी। और इवन की हर चीज का आपको लीगल रेफरेंस पता होगा। फिर उसके बाद पोर्टल पे वो चीज कहाँ पे किधर लिखी हुई है, उसको किस तरह से देखना है, अल्लाह के हुक्म से एक एक चीज आपका, लेट्स सपोज बाई चांस ये लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कंपनी के केस में जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, सिर्फ आपको झलकियां दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सर आपने ये तो बता दिया भाई, फॉरेन सोर्स आ गया तो वो भी बताऊंगा। अगर कोई पाकिस्तान के बाहर से आपको इनकम आएगी तो हम उसको भी देखने होंगे। अगर एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है उसको, अगर ये कंपनी के केस में होगी, इंडिविजुअल के केस में होगी, पार्टनरशिप के केस में होगी, तो क्या होगा। फिर जो बहुत इन डेप्थ डिस्कशन होगी वो हमारे इस एरिया की होगी। सर टैक्सेस तो आपने बता दिए, कोई चीजें, लीगल चीजें, लीगल हैक्स, लीगली कि कानून का फॉलो करते हुए हम टैक्स बचाएं। तो सर आपके पास डिडक्टिबल अलाउंसेज हैं, कौन से टैक्स क्रेडिट मौजूद हैं, ये लॉ में कहाँ पे लिखे गए हैं। आपके पास 7E का फॉर्म, सर वो क्या चीज़ है, ठीक है, ये किन लोगों पे लगता है। एडजस्टेबल टैक्स कौन से होते हैं, फैन टैक्स कौन से होते हैं, मिनिमम टैक्स कौन से होते हैं, इसका रिटर्न के साथ रिश्ता क्या है, इसको देखना।
उसके बाद ये कंप्यूटेशन, सर ये क्या होता है इसको देखना। सर ये अब आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखें तो इसके ऊपर आपका अगर ओपन करें तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है जी, कंपनी का नाम नजर आ रहा है। तो सर कंपनी के केस में अगर आप इसको तवज्जो फरमाएं तो कंपनी के केस में आपको सैलरी नजर नहीं आ रही, सैलरी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको हेड्स ऑफ इनकम नजर आ रहे हैं। उसके बाद सोर्स, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम नजर आ रहा है और टैक्स चार्जर नजर आ रहा है। हम इसको यहां से कंपनी से स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, हम स्टार्ट करेंगे किस साइड से, इंडिविजुअल की साइड से। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल का रिटर्न खोलें तो सर इंडिविजुअल के रिटर्न में वो कैसे नजर आ रहा होता है, थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करने हैं इस चीजों को समझना। सर इंडिविजुअल के रिटर्न में चले जाएं, वो भी रिटर्न था ये भी रिटर्न है, सर यहां पे क्या फर्क नजर आ रहा है, तो जो फरमाए। यहां पे आपको सबसे पहले ऊपर नजर क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी कंपनी के रिटर्न में मौजूद नहीं था, ये कंपैरिजन पर्पज से। आपकी इस रिटर्न के अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है अगर आप तो जो फरमाएंगे तो, वो क्या है, वैल्यू स्टेटमेंट। अब ये वैल्यू स्टेटमेंट इंडिविजुअल में होती है, कंपनी और पार्टनरशिप के केस में नहीं होती। अच्छा क्यों नहीं होती, लॉ में लिखा गया है। अच्छा क्या मतलब है, ओ भाई कंपनी के केस में कंपनी के तो कुछ जाती खर्चे तो होते ही नहीं, कंपनी के तो बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट तो होती है पर्सनल एक्सपेंसेस में, और पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं इंसानों के। बिजनेस का कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं होता। मैं अगर कारोबार कर रहा हूं तो कारोबार किसी को सैलरी देता है, किसी को जनाबे वाला वो रेंट देता है, किसी को कोई चीज पे करता है, तो वो बिजनेस का खर्चा है। अगर आपने प्रैक्टिकली एक बात याद रखनी है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, एक तरफ आप हैं, आपको बड़ा सारा मुंह बना देते हैं, और एक तरफ ये बिजनेस है आपका, तो आप अगर जो पैसे बिजनेस को दे देंगे तो याद रखें इसको आपने अलहदा देखना है और इस अपने आप को अलहदा देखना है। इसको अकाउंटिंग वाले लोग जानते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यानी कि बिजनेस और आप दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यानी कि अगर जो बिजनेस के खर्चे हैं वो आपके जाती नहीं हो सकते और आपके जाती खर्चे बिजनेस में नहीं जा सकते। आ जाए आ जाए भाई आ जाए। अच्छा ये चीज हमने देखी कि ये जी इंडिविजुअल के रिटर्न में क्या फर्क होता है, अभी बाकी कुछ चीजें मैंने इग्नोर कर दी हैं जानबूझ के इंटेंशनली। जब हम बात करेंगे सर, फर्ज करें, एक मिनट से, जब हमने पार्टनरशिप का रिटर्न खोला तो ये भी बिल्कुल डिट्टो है कंपनी के रिटर्न की तरह। अच्छा क्यों सर, ये आप हमें कौन सा बता रहे हैं पार्टनरशिप का रिटर्न है। भाई मैंने आपको ये जो रिटर्न खोला है ये किसका है, एक पार्टनरशिप का है। इसका सर एनटीएन कैसे लिया होगा वो देखेंगे, ये रजिस्टर्ड कैसे हुआ होगा वो भी देखेंगे, इसका रिटर्न कैसे फाइल होगा वो भी देखेंगे। मेरी बात को आई बिलीव आप फॉलो कर रहे होंगे। ये इनके कौन कौन से टैक्सेस कटते हैं और ये लोग के कौन कौन से टैक्स काटता है तो वो भी देखेंगे, यानी कि एज अ विद होल्डिंग एजेंट और एज अ विद होल्डिंग। तो ये वो चीजें जो हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन याद रहे कि बिफोर दिस कि हम पहले ये समझें कि वो टैक्स का कानून है, इसकी बुनियाद को पढ़ें। ये कानून पैदा क्यों हुआ, ये कानून पैदा कैसे हुआ, ये ओरिजिनेट कैसे किया गया। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। आपकी कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, और ऐसी भी होती रहती हैं जो आपकी पसंदीदा अमेंडमेंट्स होती हैं, सॉरी नहीं होती हैं। तो अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को खोल लें, वैसे तो अभी वो वेबसाइट पे लॉ कोड से देखते हैं शायद, लीगल कोड, इस पे पुराना ही पड़ा हुआ है, चलो पाकिस्तान कोड। आ जाए जी, बाकी इससे टाइम ही लगाना है, इधर से ढूंढ लेते हैं। मैं सर पुराना, ये अमेंडेड नहीं है, लेकिन जो मेरा रेलिवेंट एरिया है वो इसमें मौजूद है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, हम उसको देखते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कानून बनाने की, कि ये हमारा टैक्स का कानून पैदा कैसे हुआ है, हमारे इल्म में होना चाहिए। समझना चाहेंगे या बस पोर्टल वाले ही आप लोग हैं, या बैकग्राउंड चाहिए आपको, थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगर आप कहेंगे तो जनाब बता दूंगा, कहेंगे नहीं तो हम सीधा प्रैक्टिस पे चलेंगे। सर याद रखें कि आपके आइन में, वो पिछली क्लास में बच्ची आई तो मैंने कहा किस चीज़ का पेपर था सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन का था। मैंने कहा कौन कौन से उसमें आर्टिकल थे, कहती सेक्शन याद कर रही थी। मैंने कहा कौन कौन से। अभी उसको यानी कि लॉ बेचारी का है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लॉ के अंदर आपके सेक्शंस नहीं होते, इसके अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स। हम खबरों में भी सुनते रहते हैं फलाने पे आर्टिकल 6 लग गया, फलाने पे ये वाला लग गया, फलाने पे वो वाला लग गया। तो आर्टिकल नंबर है 70। कौन सा? 70। सर इसको अगर आप कहेंगे सर ये आपने क्या किया, भाई गूगल पे जाके मैंने क्या क्लिक किया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखा है। ऑनलाइन वाले भाई जाग रहे हैं, समझ आ रही है आप लोग को? भाई सारे नेक्स्ट होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो मिस्टर जी? जी सर, जाग रहे हैं। आर इंडियन 2 रिटर्न फाइल नहीं करनी, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा चलें, जाग रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सर मैंने गूगल शरीफ पे जाके क्या लिखा है, मैंने गूगल पे जाके यहाँ पे क्या लिखा है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये लिखने के बाद क्लिक कर दिया है, और फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर दिया है। तो ये हमारा आईने पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश हो गया है। इसमें ये हर एक पॉइंट को क्या बोलते होते हैं, आर्टिकल। और हमने किस आर्टिकल पे जाना है सर? 70 पे। सर इस आर्टिकल पे जाना क्यों जरूरी है, ये आपको बताता है। जो वफाकी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, हमारा टैक्स का लॉ कौन सा है, फेडरल। ये कानून पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी ये सबसे पहले इसका सेक्शन है, यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्शन। ये मैं डाउनलोड किया हुआ है सर, कहाँ से डाउनलोड किया हमें बताएं। सर आपके लिए अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड करना हो तो आप जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाके आपको बताऊं कि आपने लिखना है FBR। क्या लिखना है? FBR। जब यहाँ पे FBR लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है। इसको आप कह लें कि ये अवामी वेबसाइट है। अवामी वेबसाइट से क्या मुराद है? सर इसके ऊपर FBR सबसे पहले क्या कर रहा है आपके लिए, अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट क्या हो रही हैं, ये अनाउंसमेंट बस यही एक चीज़ है जिसके ऊपर मुझे यकीन होता है, या एक दो एरियाज और हैं जो यकीन होता है। अदरवाइज ये आधी वेबसाइट आउटडेटेड है मेरे अदना नॉलेज के मुताबिक, वो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी। अच्छा इस क्लास का एक और भी फायदा है, आपकी क्लास ऊपर है शर्जील भाई। अच्छा जी, ये आपका जो वेबसाइट है इसके ऊपर एक तो क्या हो रहा है, अनाउंसमेंट्स। दूसरे नंबर पे जो आपको बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज अपडेट्स। FBR मुख्तलिफ किस्म की जो अपडेट्स भेजता है वो यहाँ पे आ रही होती है, जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं। कैसे? अनाउंसमेंट तो चलो वो एक न्यूज़ की तरह ऐसे चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट्स का सेक्शन है इसी वेबसाइट पे नीचे करके, लेकिन वहां पे क्लिक करने से रिस्पेक्टिव एरिया के ऊपर लेके आ गया। ये रीसेंट अपडेट्स हैं। ये जो नॉर्मली टैक्स के वकील बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो ये उन लोग के ऊपर वाजिब है कि ये ऑन एंड ऑफ डेली बेस पे अपडेट्स पे एक दफ़ा क्लिक करें ताकि देखें कि कल क्या अपडेट थी, कोई आज नई तो नहीं आ गई। अच्छा लाजिम नहीं है कि डेली नई अपडेट आए, आ सकती है। मिसाल के तौर पे ये कस्टम इन्फोर्समेंट, और आप कस्टम का काम करते हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज आप कहेंगे यार कोई मसला नहीं, ऊपर भी कस्टम किए, नीचे भी कस्टम किए, उससे नीचे भी कस्टम किए। ये 5-6 चीज़ें अभी रिसेंट जो अपडेट्स आई हैं किसकी आई हैं। अच्छा ये मैं लास्ट वाली जो पुराने वाली इसको अगर ओपन करूं सबने के, तो उसके लिए उन्होंने ये कब जारी किया है, 25 है। इसका मतलब ये कब किया है, आज की है। इसको ये पूरा इन्होंने ये मामलात किए हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब एक नहीं, 4-5 ये जो अपडेट्स पड़ी हैं सारी आज की। बात को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे सर फिर हमने कहा एक तो इस वेबसाइट्स पे क्या होती हैं, FBR की तरफ से अपडेट्स होती हैं। अच्छा FBR मुख्तलिफ किस्म की प्रेस रिलीज करता है अबाउट टैक्सेशन, तो वो भी यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा एडमिन नोटिस आपके काम के नहीं, इग्नोर कर दें। एडमिन नोटिफिकेशन वो भी इग्नोर कर दें। SROs बहुत इंपॉर्टेंट। SROs जैसे कानून है, कानून के कुछ एक्सटेंशन होती है। क्या मतलब है?
कभी भी कानून के अंदर एक लफ्ज लिखा हो, ऐसे थोड़ी सी वकीलों वाली बातें होगी, बोरिंग होगी, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। कोई बता क्या कि एसआरओ आ गया है, आप वकील नहीं भी हैं, आपको पता नहीं एसआरओ क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एसआरओ कौन सा, एसआरओ, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एसआरओ इसके बारे यहाँ पे लिखा कि लिखा, इसका मतलब ये होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स समटाइम ये होता है कि आपके कानूनदानों ने, आपका कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट है। ये सब पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं, आप, पार्लियामेंट से क्या मुराद होता है, हैं प्रोविंशियल असेंबली पार्लियामेंट में आती है वकील साहब। नेशनल असेंबली और सेनेट आता है, लेकिन जो है प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन की वो उसमें आती है। नहीं, मैं प्रोविंशियल, मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ। अब सेनेट और पार्लियामेंट बस नेशनल आप बताओ। नहीं वकील साहब, और प्रेसिडेंट साहब को आपने फारिग कर दिया। प्रेसिडेंट साहब वो अलग बात है कि साइन करें ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन में तीनों लोग कवर्ड है। तीन सेक्शंस हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली है, सेनेट है एंड प्रेसिडेंट है। उनको लगता है कि आपके लेजिस्लेचर को, कि ये जो एरिया, मैं मिसाल देता हूँ एफबीआर के कानून की, तो कि एफबीआर का जो लॉ है वो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कौन बना सकता है, वो समझते हैं कि आपके एफबीआर वाले बना सकते हैं। उन्होंने लॉ में मुख्तलिफ जगहों पे पावर दे दी, पता है किसको, एफबीआर को, कि भाई इस चीज़ पे आप काम करना। कैसे, मैं दिखाता हूँ लॉ में, एक दफ़ा देखने दी। नोटिफिकेशन, मैं आपको नोटिफिकेशन, अच्छा ये एक पॉइंट पढ़ें, बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एसआरओ को, किसको समझने के लिए, एसआरओ को। यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 2062A के अंदर स्टार्टअप की डेफिनेशन दी गई है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा। आई एम रीडिंग ओवर द लास्ट, भाई एक्सेल की क्लास है दूसरी है, एक्सेल क्लास ऊपर मैडम ले रही है, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। इधर किसी लड़के से पूछ लें। अच्छा जी, यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी बिजनेस ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। आपको बताऊं कि हम कहते हैं कि फलाने न्यूज का खबरनामा आ रहा है, सुनते हैं 9 बजे की खबरें चाह रही हैं, 8 बजे की, 7 बजे का खबरनामा चाह रहा है। तो गवर्नमेंट की जो खबरें होती हैं वो किस में पब्लिश होती हैं, ऑफिशियल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो अनाउंसमेंट्स करनी होती है वो किस में करती है। अब इसमें भी मैं आपको ये नहीं बताता कि ऑफिशियल गजट भी दो तरह का होता है, एक जनरल होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पब्लिश होता है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आपकी गवर्नमेंट जितने भी ज़्यादातर नोटिफिकेशन जारी करती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जारी करते हैं, वो हम बहुत डिटेल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट द बोर्ड विद द अप्रूवल, बोर्ड से मुराद है एफबीआर का बोर्ड, एफबीआर का बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ चाचू फाइनेंस मिनिस्टर, क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन देगा किसमें, सर नहीं समझ आई, छोड़ दो, नहीं समझ आई, हम वापस चलते हैं, अभी आपको अभी समझ आएगी इसको देख के। एसआरओ को, एक एसआरओ को हम ओपन करते हैं, आपका इंशाल्लाह हाजमा ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पे ये ओपन करते हैं, ये देखो ये गजट किसका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। और ये गजट उन्होंने किस शक्ल में जारी किया है, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये ऑफिशियल गजट है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये बता दूं। और इस गजट को साइन करने वाला या करने वाली कौन है, सईदा जो भी है ममूना, ठीक है। सेकंड सेक्रेटरी हैं रूल्स एंड एसआरओ, ठीक है। अब ये इन्होंने कुछ जो ये गजट जारी किया, अब इसमें ऐसी बताऊं, ये लॉ में जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका जो सेक्शन 134A है, कौन सा, 134A, इसमें उन्होंने पावर दी है किसको, बोर्ड को, कि भाई आप कानून साजी कर लेना। यानी कि सादा लफ्जों में इग्नोर कर सारी चीजों को, एफबीआर पार्लियामेंट को कहीं लगा कि यार हम नालायक लोग हैं या हमें इस चीज की नहीं समझ है, तो हम ये मैटर किन को दे दें, एफबीआर को दे दें।
तो लॉ में पता है क्या लिख देते हैं, द बोर्ड हैज द पावर टू इशू द नोटिफिकेशन। लेकिन वो अप्रूवल किसकी होती है? ये बस फर्जी अप्रूवल ही होती है। उनको कहते हैं जी कि हमने इस चीज पे क्या बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी सेक्शन को पढ़ेंगे, अब वो बंदा बहुत ही बेवकूफ होगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 134 ए तो पढ़े और साथ में इस एसआरओ को भूल जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आधा सेक्शन में बात लिखी हुई है और आधी बात इस एसआरओ में लिखी हुई है। तो एसआरओ बेसिकली इसको हम कहते होते हैं सादा लफ्जों में एक्सटेंशन ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ लॉ। एक्सटेंशन ऑफ लॉ कैसे है? आधा लॉ यहाँ पे 134 का और आधा लॉ इस एसआरओ में। ये बात पहले बांधी है कि नहीं बांधी आप लोगों ने? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एसआरओ तो यहाँ पे एक कितने ज्यादा पड़े होंगे। अगर एसआरओ पे दोबारा क्लिक करूँ, इनकम टैक्स के कितने एसआरओ पड़े हुए हैं? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो यानी कि फिर आपको वकील बनने के लिए या टैक्स की प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा ये आप कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये बंदा आया है इसने इतना कुछ खोल के रख दिया है। जिन लोगों ने जितना हासिल करना होगा मैं आपको रिटर्न का चैंपियन बना दूंगा। लेकिन जो मेरे साथ प्रैक्टिस करने आए, कंसल्टेंट बनने आए हैं, मैंने उनको भी ख्याल रखना है। यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है? और जैसे नोटिफिकेशन का ये वर्ड यूज किया, जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी भी कानून में अगर नोटिफिकेशन का वर्ड हो तो उसके साथ पार्टी भी लिखी होगी, बॉडी भी लिखी होगी, वो नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा। जैसे हमारे कानून में यहाँ पे कौन सी बॉडी लिखी गई है, यानी कि नोटिफिकेशन का वर्ड याद आए, कहीं आप पढ़ो तो याद रखना है कि यहाँ पे कोई और बॉडी होगी, उस बॉडी का नाम उस पॉइंट के अंदर लिखा हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा जी। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको थकाता नहीं हूँ। इस तरह से कुछ क्या होते हैं और सारी बातें एक दिन बतानी भी नहीं चाहिए। हाजमा भी ख़राब हो सकता है और मतलब परेशान भी हो सकता है कि ऑर्डर सर्कुलर क्या होते हैं, टेंडर्स, ऑप्शन और फलाना फलाना फलाना। यहाँ पे ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। ये पड़ा हुआ है आपका पसंदीदा कानून, इसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम लोग फर्स्ट वन को ओपन कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट वन को जब हम देखते हैं, भाई इस पे तो कितने पड़े हुए हैं, 15 कानून सारे पड़े हुए हैं। नहीं, 15 कवानीन तो नहीं है। अच्छा, अभी हम वहां से कॉन्स्टिट्यूशन से आ इधर गए, आपने देखा होगा, उस पे अब हमने जाना है। तो सर ये 15 पड़े हुए हैं, इसमें चीजें क्या हैं? सर इसमें चीजें ये हैं, अमेंडेड, अमेंडेड, अमेंडेड। ये कब तक अमेंडेड है? मैं एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए। आज मैंने डायरी लिखी, नहीं ली, आज अगर लिखी तो ये डायरी, इसको मैं कहूंगा कि ये आज तक फलानी तारीख तक मैं लिखी है। कल आके इसको लिखो दोबारा से, तो मैं कहूंगा इस डायरी के अंदर फलाने फलाने केस जो 26 तारीख तक मेरे हैं वो सारे लिखे हुए हैं। यानी कि ये 26 तारीख तक डायरी क्या हो गई है? अमेंड हो गई। अच्छा, जब FBI एसओ जारी करता है, SRO याद रखिएगा को कभी भी इस बुक का हिस्सा नहीं बनते। यानी कि ये कानून का हिस्सा SRO कभी भी नहीं बनते, वो अलहदा पड़े, वो है कानून का हिस्सा, कानून के बराबर उसकी पावर है, शक्ति है, लेकिन वो इस बुक के अंदर कभी भी ऐड नहीं होते। लेकिन सर ये फिर बुक बार बार अमेंड क्यों की जा रही है? याद रखें, आपने सुना होगा, आपके इलम में होगा कि सरकार हर साल, सरकार क्या करती है? मियां इरफान साहब, अगर आप पोर्टल समझ आए ना, सिर्फ पोर्टल, तो वो मेरा 5 क्लासेस का काम है, मैक्सिमम 10 क्लासेस का काम है। ठीक है? और आपको पोर्टल पे कहाँ पे क्या चीज़, वो एक क्लास में ना मैं समझाऊंगा, ना वो मेरी आदत है। तो अगर आप समझते हैं कि वो सिर्फ सिर्फ टोटल पूरा करना है, तो भाई मुझे वो टोटल पूरा भी करना आता है। मैं अभी इंडिविजुअल का एनटीएन बनाऊंगा, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा वैसे। ठीक है? हमने आपको एक्सपर्ट बनाना है। आप किसी की आंख में आंख डाल के बात करेंगे टैक्स की। अगर आपको सिर्फ ये है कि पोर्टल, तो अभी मैं आधी क्लास एनटीएन बनाने पे लगा दूंगा, आदि में बस सेट डिफाइन करने में लगा दूंगा, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, फलाना फलाना फलाना। तो वो भी हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरह से समझाना है। ठीक है? अच्छा जी। वकीलों का लेक्चर बोरिंग है? नहीं भाई, इसमें मेरे नज़र में सारे बराबर हैं, लेकिन मैं कंसेप्ट देता हूँ। आप लोगों में से कोई एक बंदा जो प्रैक्टिस भी करता है, ऐसे लोग होंगे, आके मुझे बताया कि बजट क्या होता है। अभी जो ऑनलाइन बैठे हो, फिजिकली बैठे हो, बजट को मुझे एक्सप्लेन करे कि सर बजट ये होता है। सर हर साल आपकी गवर्नमेंट जब बजट लाती है ना, सर याद रखें, सबसे पहले हम थोड़ा सा
एक और बैकग्राउंड समझते हैं। गवर्नमेंट का जो ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जुलाई से स्टार्ट होता है। बाकी हम यकम से ले लेते हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज वो 25 से स्टार्ट हुआ, तो एंड कहाँ पे होगा? 30 जून 2026 पे। याद रखें कि सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 कहता है कि इसको हमने टैक्स ईयर कौन सा कहना है? टैक्स ईयर 2026। गलत, 26 कहना है, 25 नहीं कहना। और ना ही हम लोगों ने इसको क्या कहना है, ना इसको हमने 25-26 कहना है। मैं कानूनी नुक्ते के बात से कह रहा हूं, कानून में क्या लिखा हुआ इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूं। आप एक बात याद रखें कि यहां पे क्या लिखा हुआ है जी? ये टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2000। ये कैसे ओपन हुआ है? इसको एक दफा छोड़ दे। ये 25 है। ये कब से कब तक है? 24 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे एंड हो रहा है, तो इसको हमने टैक्स ईयर क्या बोलना है? 2025। यानी कि हमारे जून के साथ, जून के साथ जो ईयर अटैच है इसको उसके साथ प्रनाउंस किया जाता है। बात समझ आ गई? और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है कानून में? सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में। वकीलों के लिए और नॉन वकीलों के लिए ये बात कानून में लिखी हुई, बस। ठीक है, ये कहीं भी नहीं लॉ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद सर याद रखें कि जब ये आपका ये हमने टैक्स ईयर का समझ लिया, अब समझिएगा, एक स्टेप बैक हम चलते हैं। इस इसको हमने क्या बोला? टैक्स ईयर 2026। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब इस साल में कौन कौन से टैक्सेस आपके ऊपर लगेंगे, ये आपको पता है कब आए थे? इस साल कौन कौन से टैक्स होंगे, कब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था? बजट में। और बजट कब आया था? बोलें। कौन सा जून? 2000। भाई अभी जो जुलाई आया ना, इस जुलाई से एक महीना जो पहले था, तो जुलाई तो कौन सा, 25 का 24 का है? 2025 का आया था तो। 2025 का। तो फिर आपका जून 2025, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था कि अगले साल क्या टैक्स लगेंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अब एक स्टेप और पीछे चलते हैं हम। अच्छा, गवर्नमेंट ने कैसे फैसला किया कि अगले साल कैसे टैक्स लगेंगे, कितने लगेंगे? अभी आप समझिएगा, गवर्नमेंट के पास जून में, इसे हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो आपका 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 आपका टैक्स ईयर कौन सा चल रहा था? टैक्स ईयर 2025। शाबाश, ये चल रहा था। गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से, मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहां से तकरीबन 30 जून तक, 30 जून, 31 मई, 31 मई 2025 तक सारी मिनिस्ट्रीज को कहा कि आप लोग बताइए कि आपको अगले साल कितने पैसे चाहिए। डिफेंस वाले आए, उन्होंने कहा हमें 2 रुपए 5 रुपए की जरूरत है। HEC आया और उसने कहा हमें 3 रुपए की जरूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्ज करें कोई और आ गया, हॉस्पिटल वाले आ गए, उनका 1 रुपया चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट में सपोर्ट वाले आ गए, उनका 2.5 रुपया चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कितने टोटल पैसे अगले साल मुख्तलिफ अदारों को देने हैं? 11 रुपए 5 पैसे या 50 पैसे, जो भी, 50 पैसे, ठीक है। इतने पैसे उनको चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने तो हैं। अब हमने 1 जुलाई से लेके 31 तक पैसा इकट्ठा कितना किया है? बात समझ रहे हैं? उन्होंने उस साल को देखा। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमने टोटल पैसे तो इकट्ठे ही 9 रुपए किए। ये अदारे जो है 9 रुपये, ठीक है, रुपीज 9। उन्होंने कहा हमें तो 11 माह में इतने इकट्ठे हुए थे। ये अगला, और ये थे कितने के, 11 माह के, ये पैसे कितने हैं, 11 माह के। उनके अगले साल में तो ये लोग कितने मांग रहे हैं? 11 से 5। और हमें हमारी तो कलेक्शन इतनी, अगर हमने यही टैक्स रेट रखा जो किस ईयर में था, 2000, नहीं 25, भाई इस साल में 25 में, 25 में इन्होंने 9 रुपए इकट्ठे किए ना,
उन्हें कहा 25 का ही रेट रखें। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2026 में भी कितने पैसे इकट्ठे होंगे। अब आप चले जाए, ऐसा फर्ज करें, हम इसको थोड़ा सा और सादा कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं इसकी। अगर हमारे पास 9 रुपए आए हैं कितने माह में, 11 माह में, तो 12 माह में कितने पैसे आ जाएंगे। आप यहाँ पे कर लेते हैं, पता नहीं इसको कोई मसला हो गया। 9/11, 11 माह में आए तो 12 माह मैक्सिमम कितने हो जाएंगे। उनका 10 रुपये हो जाएंगे। फर्ज करो 1 रुपया और आ जाएगा। कितना आ जाएगा। उनका एक और आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी। 1 रुपया और आ जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 12 माह के अंदर। लेकिन हमारे इस साल जो खर्चे हुए थे ना, इस साल फर्ज करो इसी साल 11 रुपए हुए थे या होने हैं। अगले साल हमें कितने चाहिए। 11.5। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि जून पे खड़े हुए, एक साल, एक महीना पहले, अगले साल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने ये फैसला करना होता है कि अगले साल कितने नए टैक्स लगाए जाएं, या पुराने कौन कौन से टैक्सेस हैं उनमें क्या इंक्रीज किया जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जब जून में बजट आता है तो उसमें अगले साल का फैसला किया जाता है कि जो पिछली किताब के अंदर रेट लिखे हुए हैं उन रेट्स को काट के 11 वाले को 12 करना है, 12 वाले को 13 करें, ताकि अगले साल जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास इतना टैक्स इकट्ठा हो जाए। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ अदारों के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए जो टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और जो अपने खर्चों को उन्होंने क्या करना होता है, मीट करना होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी हमारे कलेक्शन इतनी अगर पूरी भी कर देना तो हमारी तो पहले चीखें निकली हुई हैं, इतने टैक्सेस हैं। तो फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर कभी आप बहुत आवाजार बैठे हों और रात को आपको नींद ना आ रही हो और आप सोचें कि यार सोना है और अच्छे तरीके से सोना है, तो आपके आपके लिए मेरे पास एक फार्मूला है बगैर मेडिसिन के। वो फार्मूला क्या है कि आपने जाना है फाइनेंस डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जाएंगे तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। इसको ये लिखा हुआ है बजट। और बजट में बजट है, ये भी जो लास्ट बजट आया ना, जिस दिन रात को नींद ना आए, तो ये जो बजट स्पीच पढ़ी है उर्दू वाली, और ये यहाँ पे एनुअल बजट स्टेटमेंट, इसके अंदर आपके मुल्क के पूरे साल के किस महकमे को क्या दिया गया है, रात को आपने खोल लेना है और यहाँ से एक साइड से शुरू कर लेना है। और अल्लाह के हुक्म से आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। और इसमें से आपको कुछ और भी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखते जाइएगा, और आपको फिर भी समझ ना आए तो मेरे साथ आके डिस्कस कर लीजिएगा सर ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अच्छा, ये अब यानी कि ये जो इसमें लिखा होगा ना, गवर्नमेंट ने क्या लिखा होगा, गवर्नमेंट ने इसमें अगले साल का, इस साल का, इस जून पे खड़े होके हिसाब किताब बनाया होगा। अच्छा, अचानक से कोविड आ गया, अचानक से कोई और आफत आ गई। अच्छा, उन्होंने प्लान किया था कि हमने डिफेंस को 5 रुपए देने हैं, 6 रुपए देने पड़ गया। कोई इंडिया ने कार्रवाई कर दी, उन्होंने कहा जी हमें पैसे और दें, डिफेंस वालों ने कहा। तो अब हमारा जो 11.5 प्लान किए थे वो कहाँ पे चले गए, 12.5 पे। जब यहाँ पे चले गए 12.5 पे, तो अब मसला क्या आएगा। अब सर मसला ये आएगा कि हमने जो प्लान किया था अगले साल खर्चा होना है 11.5, और कितना हो गया। तो मिनी बजट आपके लिए कहता होता है। आज आपको मिनी बजट के आने की वजह भी समझ आ गई। सर मिनी बजट क्यों आता है, अब मैं अलग से नहीं बताऊंगा, मैंने आपको रीजन बता दिया। और बजट क्या होता है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। टैक्स ईयर क्या होता है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका जो मिनी बजट है वो बेसिकली हमारी एस्टिमेटेड इनकम जो थी वो उतनी नहीं या कम होगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कम हो जाए। गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है, अच्छा 50 कंपनियां हैं, हर साल हम 10-10% कलेक्ट करते हैं, 2 कंपनियां बंद होकर चली गई, मिसाल दे रहा हूं। तो आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी कम हो सकता है या खर्चे ज्यादा हो गए। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कि आपका क्या आ जाए, मिनी बजट आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वापस आ गया हूं मैं वहां पे, ठीक है। चीजें आपको फील हो कि इधर उधर घुमा रहा है, तो भाई आपको 2 दफा जाके लेक्चर को रिपीट करना है, और इट्स योर जॉब कि आप रिपीट करें, ठीक है। और ये चीज़ जितनी हम पढ़ लेंगे अल्लाह के हुक्म से, आप, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को खांसने नहीं देंगे, लेकिन पहले आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे सर मैं सारे पॉइंट्स नहीं बता रहा आपको। आर्टिकल नंबर 70 का सब आर्टिकल नंबर 4, और इसका रिश्ता है किसके साथ, इंट्रोडक्शन एंड
अच्छा, इसका रिश्ता क्या है? मुख्तसर और सादा अल्फाज में वो कहता है कि जो आपकी वफाकी गवर्नमेंट है सिर्फ वही पॉइंट्स या उन्हीं पे कानून साजी कर सकती है जो पॉइंट्स कहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि उसने कहा कि आइन में वफाकी गवर्नमेंट को हमने पावर दे दिया कि सिर्फ वो उसी मैटर पे वो कानून बना सकती है जो कहाँ पे दिए गए। फेडरल। आपके जैसे कि सियाने बंदे ने पूछा सर वो लिस्ट कहाँ पे है, मैंने कहा वो कहाँ पे है, फोर्थ। यानी कि फोर्थ शेड्यूल फिर आपको क्या देता है, लिस्ट देता है उन कवानीन की जिनके ऊपर वफाकी गवर्नमेंट क्या करेगी, कानून साजी करेगी। सर ये कौन से कवानीन हैं? मैं सर यहाँ से चलता हूँ आपके फोर्थ शेड्यूल पे। भाई बोर तो नहीं हुए अभी तक? बोर हो गए तो बता देना, पोर्टल चला लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे आपके 280 आर्टिकल्स एंड हो गए, ये क्या है 280? ये लास्ट आर्टिकल है। ये क्या है ये मुझे नहीं आता, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं बढ़ा रहा। हम आ गए आपके, ये आपका कौन सा है? ये फर्स्ट शेड्यूल क्या पढ़ लेना अगर आपका दिल करे। मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊंगा? लो जी, इसका रिश्ता किसके साथ हो गया है? 74 के साथ। इसमें ये कौन से कवानीन बताएगा, ये लेजिस्लेटिव लिस्ट देगा कौन सी, जो इस लिस्ट में कवानीन नहीं है वो सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है। अगर इस लिस्ट में कोई कानून दिया होगा तो सूबाई गवर्नमेंट मजाज नहीं है कि उस पर कानून साजी करे। बात समझ रहे? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 70, सब आर्टिकल नंबर 4। ठीक है। तो उसमें फिर आगे कौन सा आ गया, फोर्थ शेड्यूल। अच्छा भाई आप वकील नहीं हो तो मान लो कि ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको पता हो कि यार ये जो उन्होंने कानून बनाया क्या इनकी पावर भी है कि नहीं है। भले आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें पता तो हो ना कि कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स, ये चलते 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 हम चले गए सारे पॉइंट नंबर 43 पे। इसमें हर एक पॉइंट को एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री। ENTR भाई। एंट्री नंबर 43, 44, 47, 48, ये कहाँ पे गई? ये भाई ज़ाया हो गई हैं, ये यहाँ से कहीं और चली गई हैं। ये क्या थी? इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। अगर आप वकील हैं तो आपने सुन लेना है, बाकी लोग कान बंद कर लीजिएगा। ठीक है। ये यहाँ पे इसका जिक्र है। ठीक है। और ये कौन सी? 18वीं तरमीम, सदर जरदारी। ठीक है। आगे बात खत्म होगी। ठीक है। टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज, ये सेल्स टैक्स की बात हो रही है। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू, ये CVT के कानून की बात हो रही है। मिनरल्स, ठीक है, ये भी आपकी कवानीन सारे दिखाता हूँ। ये आपकी प्रोडक्शन, ये भी सेल्स टैक्स की बात हो रही है। खैर ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस का जिक्र है, ये इनकम टैक्स का जिक्र है, ये कंपनीज पे टैक्स का जिक्र है। अदर देन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना वफाक की पावर में नहीं आता। खैर इन सारी चीज़ों को सादा रखने के लिए मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है स्लाइड्स को। ये स्लाइड्स हैं। आर्टिकल नंबर 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। सादा लफ्जों में भाई ये मिल जाएंगी बातें, समझ लो, ये स्लाइड्स आप लोग के लिए। एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, वो किसकी पावर है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर है। ठीक है। एंट्रीज इन पार्ट 1, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 43, 47, 40, फलाना फलाना फलाना, सो ऑन। इन चीजों के ऊपर ये कवानीन पैदा हुए हैं। यहां से गवर्नमेंट ने इन पॉइंट्स को मीट करने के लिए, इन पॉइंट्स के लिए ऑनलाइन में 22 स्क्रीन नजर आ रही है यस सर। जी और सर मैं आ भी रही नजर आ है। रहा हूँ। ये आ रही सर आ रही है। नहीं आप अभी नहीं आ रहे। अभी नहीं आ जी रहे हैं। सर आ रही है। यस सर आ रही है। अकरम साहब मैं आपसे सीक्वेंस सर अगली दफा ले लूंगा, फिर हम सीक्वेंस को सर प्रॉपर फॉलो करेंगे।
भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही, ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि आपको बताने की हम लॉ को भी साथ लेके चलेंगे। पोर्टल तो वैसे ही हमारे हाथ का वो ऐसे है, ठीक है, बहुत मसले वाली बात नहीं, लेकिन पोर्टल चलाने के लिए, आप गाड़ी चलाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक्सीलेटर पे आपको पाँव दबाना चाहते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ कहना चाहता हूँ। और वैसे भी हमने इंशाल्लाह वो जो हमारी पहली 12-14 क्लासेज होंगी, इनकम टैक्स भी, और मतलब या 15 क्लास तक इनकम टैक्स भी और पोर्टल भी सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आपने मुझे डिक्टेट नहीं करना, इट्स माई वे कि मैंने उसको कैसे लेके चलना है। क्योंकि मेरा एक अपना वे है, मेरा अपना एक पैटर्न है। आप पुराने क्लासेस को देखें, लोगों से पूछें, फीडबैक लें कि यार कैसे बढ़ा रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आपको वैसे ही कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी हम्बल कोशिश ये होगी कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं वो किसी भी फील्ड से हो, आपके हर बंदे के उस ऑब्जेक्टिव को मीट करके भेजूंगा इंशाल्लाह। बाकी सीखना आपने खुद है, कितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन सारे पॉइंट्स को कवर करता है। इन सारे पॉइंट्स को मीट करने के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। इन सारे कवानीन को मीट करने के 3 कानून बना दिए, और इसको पूरा करने के लिए ये कानून बना दिया। भाई बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आपको बता दूं। ओरिएंटेशन भी हो तो मैं सख्ती करूंगा, ठीक है। नज़र बड़ी तेज होती है मेरी यहाँ से, पुराने लोगों से पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, अब ये हम पूरा पढ़ेंगे। आपका सेल टैक्स एक्ट पूरा पढ़ेंगे। भाई एफईडी कस्टम ये कोई नहीं पढ़ने वाले। इसके बारे में आपको कुछ कंसेप्ट दे दूंगा लेकिन पार्शल होगा, ठीक है। लेकिन ये समझो कि मेन हमारे ये कवर होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये अभी हम इसको कवर नहीं करने वाले इस कोर्स में। अच्छा, आपको लगेगा सर करवा दें क्या मौत पड़ जाएगी, लेकिन जब आप इनके ऊपर ही पढ़ेंगे ना, तो इसके ऊपर हमारी जितनी ऑडियंस बैठी हुई है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधे वैसे ही उनकी तबीयत साफ हो जाएगी। क्यों? वो इस पे ही खुश हो जाएंगे कि सर इतना आ गया, वो मार्केट में कहेंगे हमें, हम चैंपियन हैं। लेकिन याद रखें कि पैसा इसमें है। लेकिन मैं इसको बाद में बढ़ाता होता हूँ। हाँ जी, चलो अच्छा, सेल टैक्स के ऊपर कह रहा हूँ। पैसा किस में है? सेल्स टैक्स में है। लेकिन आपका हम सेल टैक्स बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल टैक्स हर बंदे के लिए होता भी नहीं है। सेल टैक्स हर बंदे के लिए है भी नहीं। तो सर ये कुछ ऐसे कवानीन हैं जो आपकी सूबाई गवर्नमेंट जिसके ऊपर क्या करती है, कानून साजी करती है। आगे हम बात करें, ये टैक्स के कुछ पॉइंट्स हैं। ये भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने जिसको हमने मिनी बजट बोला है, और सॉरी बजट बोला है, उसको बड़े खूबसूरत अल्फाज में पता क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट भी। सादा लोगों के लिए वो लफ्ज क्या है? बजट। जब वो बजट पास हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। लेकिन टेक्निकली एक बात याद है कि जब तक अप्रूव नहीं होता उसको हम बजट कह सकते हैं, जब अप्रूव हो गया तो खूबसूरत अल्फाज में वो क्या है? फाइनेंस एक्ट। लेकिन मैंने आपको नोटिफिकेशन के अबाउट, जिसको हमने एसआरओ भी बोला था, क्या बोला था? इसको भी थोड़ी सी हवा लगवाई है, थोड़ी सी हवा लगवाई है। अच्छा, ये नहीं कि हमने फिर चलाना कैसे है, यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 चीजें हैं। एक है आपका ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स 2001, और एक आपके इनकम टैक्स रूल 2002। समझाने के लिए और बताने के लिए मेरे पास फिर एक दीनी मिसाल ही है, क्योंकि हमारे स्वाद ने भी हमें यही समझाई थी। उसने कहा भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और इनकम टैक्स रूल्स हैं। उसने कहा कि इन दोनों का साथ ऐसे आपस में कनेक्शन ऐसे है जैसे कुरान का और सुन्ना का। हमने कहा सर कैसे, समझ नहीं आई। उसने कहा कुरान मजीद बताता है कि नमाज पढ़े। नमाज कैसे पढ़नी है वो हमें कैसे पता चलता है? बिल्कुल। अब इस दीनी मिसाल को हम इसके साथ मिक्स नहीं करते, हम दुनिया के कानून में आ जाते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसने कहा कि आप टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। इनकम टैक्स का रिफंड लेने के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। कहाँ पे लिखा हुआ? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ नहीं, एप्लीकेशन फाइल करनी। अब एप्लीकेशन की शक्ल कैसी होगी, उसके अल्फाज क्या होंगे, वो इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे। अच्छा, आपने रिटर्न फाइल करनी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताता है। अब जो रिटर्न फाइल करनी है उसकी जो शक्ल होगी पोर्टल पे किस तरह की क्या होगी, वो इनकम टैक्स रूल्स बताते हैं। आपने मुख्तलिफ लोग का टैक्स काटना है, सैलरी देते हुए, बैंक आपका प्रॉफिट देते हुए, ठीक है। आपको कोई फ्रीलांसर का टैक्स बैंक काट लेता है, तो वो टैक्स काटने के बाद जमा करवाना है, काम लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स में। यानी कि फिर आपके ऑर्डिनेंस का और रूल्स का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको वकील कहते होते हैं कि एक सब्टेंटिव लॉ है और एक प्रोसीजरल लॉ है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज अ सब्टेंटिव लॉ एंड इनकम टैक्स रूल्स आर द प्रोसीजरल लॉ।
यानी कि प्रोसीजर बताएगा, और यानी कि इसको एक और अंदाज में आपको इंग्लिश में व्हाट टू डू, ऑर्डिनेंस क्या बताता है, व्हाट टू डू, और रूल्स बताते हैं हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ऑर्डिनेंस का और थोड़ा सा इन दोनों का आपस में जो रिश्ता है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि बजट क्या होता है। इसको पढ़ लें, ये बजट पढ़ लें। ये बजट को खूबसूरत और महंगे अल्फाज में आपके लिए लिखा गया है। पढ़ लिए जी। ये वो खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं जो पढ़ के समझ नहीं आते, लेकिन मैंने आपको इसका जो कंसेप्ट है, बैकग्राउंड, वो आपको बता दिया। आपका एनुअल बजट स्टेटमेंट याद रखें कि इस एनुअल जो होता है फाइनेंस एक्ट होता है ना, उसमें बेसिकली एनुअल बजट स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है। क्या प्रेजेंट की जाती है? यानी कि अगले साल के खर्चे और अगले साल की इनकम। इनकम कैसे? वाया टैक्सेस। नोटिफिकेशन को अभी रहने दें, सर्कुलर को भी रहने दें, ठीक है, एडवांस रोलिंग को भी रहने दें। अच्छा, फिर एक और बड़ा किरदार होता है आपके पाकिस्तान टैक्स डिसीजंस का। ठीक है, पीटीडीज। ठीक है, जो आपके टैक्स के फैसले होते हैं उसका भी बड़ा लिटिगेशन, बड़ा रोल होता है। फाइलिंग से जो अगला काम है पैसों वाला, वो है लिटिगेशन, टैक्स नोटिस। और ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सीख लेते हैं, इसका फायदा क्या है? आपका आइन आपको इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा आप लड़ सकते हैं। तो टैक्स का कानून का भी आप मुकदमा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो आपका केस आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई माई का लाल दूसरा प्रेजेंट नहीं कर सकता। आप अपना केस खुद तैयार करें, आपका टैक्स का केस हो। तो भाई ये जो टैक्स का कानून है, और भी 8 लाख रिटर्न्स का ऑडिट हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आपके बाद आपको पता है कि आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस मॉनिटर होने जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि यार ये जो 2 नंबरियां हो रही थी ना, जो लोग रिटर्न वगैरह गलत फाइल कर रहे थे, तो अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिटी है, अल्लाह ने उसकी सुनी है, और इसमें पैसे ही पैसे। क्योंकि आपका कोई गरीब बंदा तो नहीं है जिसको आपने पकड़ना है। आपका किसी ने, किसी का कोई सर फाड़ा हो नहीं, कोई जमीन खरीदने आ रहा है, कोई बेचने आ रहा है, किसी ने बैंक में पैसे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि आप इस चीज को अबूर हासिल करें। आई स्टिल रिमेंबर कि पिछली क्लास में मेरे पास स्टूडेंट आया, उसने कहा सर, मैंने कहा आप क्यों लेने आए वकील साहब, बड़ा सीनियर हो। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मेरा रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर, मैंने रिटर्न फाइल की थी, मेरे टैक्सेस कटे हुए थे, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को लीगल एडवाइजरी करता हूँ, लेकिन वो टैक्सेस मेरे रिटर्न में उस नालायक बंदे ने, वकील ने रिपोर्ट नहीं किए। मैंने कहा आप भी तो वकील हैं। कहता कि सर, अगर मैं ये आता होता तो मैं आपके पास आके बैठता। तो वो कहता कि अब मेरा वो जो लाइसेंस है, अब इंटरव्यू अगले साल दोबारा होगा। तो यानी कि आप याद रखें कि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो आपको अगर कानून आता भी है, तो आपको क्वेस्ट फॉलोज का पता हो, आपको सर्कुलर्स का पता हो, सर्कुलर लेटर्स का पता हो। अब मैंने कुछ चीज़ें इंटेंशली रोकी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और एक दिन में भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे वो आ रहे हैं जी, थ्योरी पर आ रहे हैं, थ्योरी की ओरिएंटेशन है। दिस इज नॉट द ओरिएंटेशन ऑफ थ्योरी, दिस इज द कंसेप्ट बिल्डिंग, कि आपको अंदाजा हो कि यार अच्छा, हमें कुछ लोग जिन्होंने पे नहीं किया, जिन्होंने पे किया, जो मुझे जानते हैं, उनका तो मसला नहीं है। जो नहीं जानते, उनको तो अपनी एक सेटिस्फेक्शन भी लेनी है कि यार अच्छा, सही जगह पे राइट डिसीजन है कि नहीं है। तो हमें टैक्स डिसीजंस को भी थोड़ा सा समझना पड़ता है जब हम लिटिगेशन वाली साइड पे, यानी कि टैक्स नोटिस को डील करते हैं। ठीक है सर, असल निज़ाम ये होता है, अगर हम कारोबार की बात करें तो कारोबार में सबसे पहले कारोबार को रजिस्टर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? और हम कारोबारी दुनिया की बात करें, अब मैं फाइलिंग से हट के कारोबारी दुनिया की बात करता हूँ। जब कारोबार आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद उसको, मैंने वर्ड क्या यूज किया है? इनकॉर्पोरेशन। क्या वर्ड यूज किया है? इनकॉर्पोरेशन के बाद हम, अब फर्ज करें चीजें लेके बेचते हैं, चीजें खरीदी, बेची, तो साल के एंड पे कहीं जाकर पे टैक्स आता है। तो हमने इनकॉर्पोरेशन सीखनी है, लेकिन जो टैक्स है ये सेकेंडरी चीज है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूं, इसको नहीं देखते, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जिन चीजों को सीखना या समझना है, हमने जिन चीजों को सीखना है समझना है, सोल प्रोप्राइटरशिप को, हमने पार्टनरशिप को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी देखना है, कंपनी को भी देखना है। हमने इसको, जो सोल प्रोप्राइटर होता है कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? एफबीआर के साथ। इसको देखना है, मैंने आपको बताया। लेकिन इसके लिए कोई कानून ही नहीं है।
आप एनटीएन लें। अच्छा, आप कहते हैं सर बैंक अकाउंट खुलवाना है मुझे। मैंने कहा सर वो फलाना आपने अकाउंट खोला हुआ है, मुझे समझ नहीं आती आपने कैसे खुलवा लिया। कहता वो कंपनी है। मैंने कहा नहीं। फिर आपने कैसे खुलवा लिया? मैंने कहा वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो कहता वो ऐसे कैसे खुलेगा? मैंने कहा यार ये तो 2 मिनट का काम है। तो ये हम आप देखेंगे पार्टनरशिप फर्म को कहाँ पे रजिस्टर करना होता है, रजिस्ट्रार फर्म के पास। कैसे करेंगे? तो यानी कि ये बिजनेस का कौन सा नेचर, कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करें, इसको हमने क्या करना है, समझना है। अब इसको समझने के लिए कि किसको ऑप्ट किया जाए, तो हम एक कंपैरिजन थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इसको हमने ऑप्ट करते हुए उसको भी समझना है। फिर हमारे पास बेसिकली 4 बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी को कंसल्टेंसी देनी है या आपने खुद बिजनेस करना है। तो उसके बाद सर बेसिकली यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पे किसी आप परचेज करते हो तो आपने किसी का टैक्स काटना होता है। आपने कब काटना है सर? कैसे? भाई मैंने वही तो बढ़ाना है आपको। यहाँ पे आपका सेल टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है जी। नॉन प्रॉफिट पर नहीं। किस में? सर वो बिजनेस नहीं है, वो तो आपकी पब्लिक वेलफेयर का काम है। ठीक है, और वो हम इसमें नहीं कवर करेंगे। टैक्स रिटर्न के हवाले से भी तो है। सर उसमें आप शायद लेट आए हैं या आपने मेरी बात सुनी नहीं। हमने कहा कि एनजीओ भी कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड है। आपके जो प्रिंसिपल आपकी कंपनी पे लगते हैं सेम एनजीओ पे लगते हैं। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की है। तो टैक्स रिबेट वगैरह क्या सर? किस वो 100C उसको छोड़ दें अभी। ठीक है, वो आप मेरे साथ लगा डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना। तो यानी कि हमारा जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है बिजनेस को रजिस्टर करना, जब बिजनेस की बात करेंगे, फिर उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, और देन आपका टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्स आपका लास्ट में आता है, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटीज में सेल एप्लीकेबल हो जाता है, सेल टैक्स। लेकिन ये हर चीज़ अभी आपके लिए हवाई है, आपको अभी कुछ भी नहीं समझ आई होगी। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें हमने बतानी है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बस यहीं पे हम रैप अप करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस आंसर सेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो वो मैं आंसर करूंगा। हम स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन वाले हैंड रेज कर लेंगे, उनको हम लास्ट ही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैं सीक्वेंस को लाजमी फॉलो करूंगा, जो ऑनलाइन में सीक्वेंस होगा। जहां तक बात है फिजिकल की, जहां तक बात है हमारे फिजिकल की, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल में, फिजिकल के अंदर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी राइट साइड, अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है राइट साइड पे, तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। भाई आप लोगों में से कोई राइट साइड, किसी का क्वेश्चन राइट साइड जी सर। तो इसमें बिजनेस ओपनिंग के हवाले से और टैक्स ओ रिटर्न भाई आप लोगों ने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? इधर आओ, शकील साहब को बुलाओ, आके चेक करो कैमरे को जी। मतलब बिजनेस कॉर्पोरेशन या खोलने के हवाले से या स्टार्ट करने के हवाले से टैक्स रिटर्न के हवाले से तो बातचीत है, मगर जो खासकर कंपनीज है उनकी क्लोजर या पार्टनरशिप की क्लोजर के हवाले से नहीं सर, इतना लंबा चौड़ा नहीं। आप अगर माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर करनी है ना, वो इसमें भी ज़बरदस्ती है कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोग अगर सर सुने 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 सुने, क्लोज नहीं करते, सर सुने ना, बाद में ज्यादातर सर मसला। अर्जी सुन लें। अगर आपने उस चीज़ को सीखना है तो हमारा कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का। एनजीओ बनेगी कैसे, एनजीओ बनाने के बाद ये क्या एनजीओ करना की है। बात कर रहा हूँ। सर सुन तो लेना, मेरी तो सुन ले अर्जी, आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। वहां पे कंपनी बनाने के बाद, आपकी कंपनी जब बन गई, तो कंपनी बनाने के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या क्या स्टेप्स होंगे। यानी कि आपका क्लोजर करना है, इजी एग्जिट के जरिए करना है, हमने वाइंडिंग अप पे जाना है। तो एक एक चीज को हम उसको डिटेल में करवाएंगे, लेकिन वो वाली चीज है दूसरे वाले में। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो स्कोप है जो मैंने बता दिया वही है, उसके अलावा स्कोप नहीं है। ठीक है, शकील साहब आप लोग को मैं रिक्वेस्ट किया करूँ, जाके चेक करें कैमरे को। उसमें हमारा जो स्कोप है वो ये फाइलिंग है, इसके ऊपर बेसिक लेवल के नोट्सेस हैं। ठीक है, बेसिक लेवल के नोट्सेस हैं, और उसके बाद आपकी फॉर्मेशन है। ठीक है, आपका सेल्स टैक्स है। हाँ जी, टेम्परेचर की वजह से उसकी सेटिंग करो ना फिर। अच्छा हीट अप हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, इंस्टीट्यूट वालों ने जो कुछ भी बोला है मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल की मुकम्मल फाइलिंग, कंपनी की मुकम्मल फाइलिंग, आपकी पार्टनरशिप की मुकम्मल फाइलिंग, आपकी रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, आपके जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स रिडक्शंस हैं, आपकी विद होल्डिंग्स हैं, हम कोई भी एरिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप क्लोज करनी है,
आपको फॉर्म ए, फॉर्म 9, फॉर्म 45, आपकी फॉर्म 26, फॉर्म 11 स्पेशल जो आपके विद रिस्पेक्ट टू कंपनी कंप्लाइंसेस हैं, उसके ऊपर हम 3 माह का प्रॉपर एक सेपरेट वो कंपनी सेक्रेटरी का जो हमारा कोर्स है वो हम करवाते हैं। क्योंकि उसका पूरे 3 माह में सिर्फ कंपनी कंपनी कंपनी, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की कंपनी है, वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की कंपनी है, वो एनजीओ है, वो फॉरेन कंपनी है, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई काम है। यानी कि उसको हमने जो कॉर्पोरेट एरियाज को है डिटेल्ड उसको सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया? एससीसी की फाइल जाएंगे स्पोर्ट में। नहीं, इसमें सर मैंने आपको मिलेगा सिर्फ फॉर्मेशन, सिर्फ फॉर्मेशन करवाऊंगा। ठीक है जी। और कोई राइट साइड से, मिड साइड, भाई आपको कोई सवाल है पूछ लें, पूछे पूछे कोई। भाई पीएसडब्ल्यू का आपका कैसे रजिस्टर करना है उसको देखेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे पीएसडब्ल्यू के अंदर जाके वो जी जीडी कैसे लोड करनी है, तो जीडी फाइल कैसे करनी है, तो वो नहीं हो पाएगा। उसका अगर उसका करना है तो आप हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल्ड कोर्स है उस पे जाएं। उसमें आपका पूरा परफॉर्मा इनवाइस, आपकी इंपोर्ट में पूरे डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, बैंकिंग में क्या होता है, वो पूरा सेपरेट दुनिया और सेपरेट समझ है। यस, आप किसी भी चीज को अभी हमारा चाह रहे हैं किनू कैसे एक्सपोर्ट करने हैं, उसका सिर्फ किनू एक्सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, हम प्रॉपर रियल टाइम सारी चीजें, यानी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट से हमने उठाए हुए हैं। ठीक है। और जी इस रो से आपने हमें जितना कंटेंट बताया, इसको सारे को डील करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली कितने पोर्टल को यूज करना पड़ेगा? सर वो जितने भी पोर्टल्स होंगे आपके साथ होंगे, आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आपने बस मेरे साथ डेली की क्लास डेली, वो एक पोर्टल हो 10 पोर्टल हो, वो आपको परेशानी लेनी ही नहीं है, वो मेरी परेशानी है। आपने डेली की क्लास जो एक दिन बढ़ा दूं, आपको सारा सेक्शन तो 242 है, प्रैक्टिकली गिनती में जाएंगे 270 सेक्शन बनेंगे। क्यों 200, अगर वो फर्क है 36 है तो 36 का ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ठीक है, के भी है, और ऐसा सब चलते जाएंगे तो आपको लगा अच्छा ये इतने हैं, कुछ डिलीट भी हो गए होंगे। तो हमने जितने प्रैक्टिकल नोवियस के सेक्शन होंगे ना, वो हर एक सेक्शन और हर एक चीज को पोर्टल के साथ कनेक्ट करें। ठीक है। मंडे ट्यूसडे को हमारा ये सेक्शन चल रहा होगा, आपको पता है ये सेशन जो फर्स्ट हमारी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को हमने करनी है। और जिस रो से किसी का क्वेश्चन नहीं है जी? हाँ, बात है, जी फेस करते हैं जब बात जी टू और सर हमारे सुनने में ये आता है कि दो जर्नल्स ने, नंबर 1 जियाउल साहब ने, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने, ये लोग काबिल थे कि इन्होंने ऑर्डिनेंस बनवाया या बनाया। ठीक है। हमारी किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ऑर्डिनेंस बना सकी। एक पहले आपका पहले ना एक्ट बना सकी, बेसिकली अगर असेंबली बनाती तो इसका नाम होता इनकम टैक्स एक्ट। हमारी खुश नसीबी कभी जिंदगी में हो जाए, अभी वो पहले वाला था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, उससे पहले तो हमने गोरों का एक कानून था वो उठा के पढ़ रहे थे। उसके बाद जब आगे आए तो अब मुशर्रफ साहब ने बना के मैं दे दिया। उन्होंने भी एक ऑस्ट्रेलिया से बंदा इंपोर्ट किया, उसमें 200 उस वक्त 39 सेक्शन थे जब यह कानून बना, और 242 गलतियां निकली उस वक्त जो कानून को नाफजुल अमल करने से पहले। तो अभी तो इतनी अमेंडमेंट्स आपको नजर आती हैं कि उसमें हर जगह पे कोई ना कोई, अब तो ये काफी कानून मैच्योर हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि वक्त आए कि इसके ऊपर वो इनकम टैक्स एक्ट बना दें। तो जब बनेगा उसका उस साल के साथ नाम अटैच हो जाएगा। ये चूंकि मुशर्रफ लाए थे, अब ये है कि वो तो सर खत्म हो जाना चाहिए। बेसिकली जब नई असेंबली आती है, आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, आपका वो हदूद ऑर्डिनेंस है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, आपका कानूनी शहादत ऑर्डर है, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपका, बल्कि और मल्टीपल आपके ऑर्डिनेंसेस हैं। जो आपको अभी भी ऑर्डिनेंस नजर आते हैं वो सारे जनरल्स के बनाए हुए हैं। यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने अगर कोई बनाया तो एक्ट होगा। ऑर्डिनेंस आपके सारे जो चल रहे हैं वो किसी इलेक्टेड असेंबली ने नहीं बनाए, वो किसी स्पेशल दौर में बनाया गया और उनको आगे अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक हो गया? ऑर्डिनेंस तो वैसे प्रेसिडेंट पास करता है। सर ऑर्डिनेंस दो होते हैं, एक आपका चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी लाता है, और एक आपका वो उस वक्त अपने आप को प्रेसिडेंट ही बना लेता है। लेकिन जो आपका इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, जैसे आपके जरदारी साहब बैठे हुए हैं, इलेक्टेड होगा तो उसकी जो मुद्दत है वो आपकी 120 डेज है। 120 डेज के बाद फौत हो जाता है ऑर्डिनेंस। अगर नेशनल असेंबली चाहे तो उसको फर्दर 120 डेज के लिए अमेंड कर सकती है, लेकिन वो उसके बाद फौत हो जाएगा या उसको अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्डिनेंस बड़ा भाई लाएगा तो वो चलता रहेगा, वो 120 दिन के बाद खत्म नहीं होगा। ये जो अभी आप ऑर्डिनेंस देखते हैं ये उन लोगों के, ठीक है जी, दिसरो नहीं, अच्छा जी।
आप लोग बैठ के ऑनलाइन वालों को सुनना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जी। जैसे कि हमें कुछ ज्यादा दिक्कत है, हमारा फायदा होता है, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि फायदा होने में ज्यादा फायदा है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे ना, कि आप हम उसका क्वेश्चन इंटरव्यू करेंगे, भाई आप करते क्या हो और आपकी ये इनकम। मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक साहब हैं, वो जाने वाले, उनका वो जो बैंक से प्रॉफिट कट रहा था, वो एक ही बात, मैंने कहा यार आप जो टैक्स कटवा रहे हैं, ये 40% कटवा रहे हैं, तो ये 20% हो जाए तो फिर कहते मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा आपको बेसिकली वो ऐसे भी नहीं था, वो अरे यार बैंक से प्रॉफिट आया, देखो आधा इन्होंने काट लिया। मैंने कहा क्यों? कहता वो यार 40% काट गया है, ये इन्होंने काट लिया, जाती है ठीक है ना। मैंने कहा सरकार ने 40% लगाया। मैंने कहा फाइलर हो? कहता नहीं। तो मैंने कहा फाइलर बनो, आधा टैक्स बचाओ। तो हमें उस बंदे की वो दुखती रग पकड़नी है, जो उसकी मसला है, जो उसकी मजबूरी। देखो जो बंदा कैश में डील करता है, उसको कोई मसला मसाइल नहीं, उसको कैसे डील करना है इसको भी हम आगे कैटर करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी जब वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यानी कि ये सीरीज ऑफ क्लासेस में आपकी इंशाल्लाह, ये आप लोग खुद मुझे जवाब देंगे। यानी कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे हम ग्रो करेंगे कंसेप्ट को, तो आप कहेंगे अच्छा सर ये ऐसे कन्विंस करना है, ये वाली बात है। ये नहीं कि मैं उसके ऊपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये फायदा हो जाएगा। तो आप उसको जब फायदा करवाएंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम, कौन आप लोगों में से टैक्स नहीं देता? हर बंदा देता है। आप सुबह उठें, बिल्कुल सुबह उठें, वॉशरूम जाए तो ब्रश करें, आपका टैक्स है। आप उसके बाद कोई फेस वॉश यूज़ करें, उसमें टैक्स है। आप शैम्पू करें, उसके अंदर टैक्स है। बाहर आए कि दोस्त को फ़ोन मिलाएं, उस पर टैक्स है। आप घर अपना पराठा बनवाएं, उस कुकिंग ऑयल में टैक्स है। गाड़ी पे बैठे हैं और जहाँ पे वाला पेट्रोल शोल रहा है, किस चीज़ के ऊपर टैक्स आपका नहीं है? हर बंदा टैक्स पे कर रहा है। हम ये बहस नहीं करते इनकम टैक्स या सेल टैक्स फिलहाल के लिए। अभी हम ये बात करते सिर्फ टैक्स की। तो टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, लेकिन हमें उसको कायल करना है कि सर, मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक जानने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा यार विशाल साहब देखो मेरा तो टैक्स काट जाता है, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ? मैंने कहा तुम ऐसे बेवकूफ़ आदमी हो कि तुम टैक्स जमा करवा के भी कहते हो कि गवर्नमेंट के कागजात में 10 साल बाद, और आपके पास कोई 70-80 लाख या 1 करोड़ रुपया हो, वो ब्लैक मनी हो। कहता क्या मतलब? मैंने कहा आपने कागजात में शो किया? कहता नहीं किया। तो मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट के पास मनी ट्रेल क्या है? तो कहता फिर क्या होगा? मैंने कहा कल को जब केस बनेगा, आप कोई चीज खरीदोगे, तो आपके ऊपर केस बनेगा कि आपके कागज रिटर्न में तो कुछ भी नहीं, आप कंगाल हो। कहता ये बात ठीक है, तो आपको उसको कायल करना है, उसको समझाना है कि इसका फायदा किस तरह से क्या होगा। ठीक है। सर, जी जी। जैसे इनपुट और आउटपुट होते हैं कंपनी में, बिजनेस में, तो उस पे टैक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका कोई है स्पोर्ट्स में, मतलब ये तो आप सेल टैक्स के ऊपर आ गई हैं। सेल टैक्स। इनपुट का आउटपुट का कंसेप्ट तो सेल टैक्स में है। जब आप चीज़ें खरीदती हैं तो आपकी चीज़ें इन होती हैं आपके वेयर हाउस में। जब चीज़ें इन होती हैं तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है इनपुट टैक्स है। ठीक है। ये मेरे अपने कंसेप्ट है, ये सादा सादा, वरना वो कहते हैं परचेज पे जो टैक्स होता है इनपुट टैक्स होता है। जब जैसे आप क्रेडिट परचेज। वो क्रेडिट कैश पे ना जाओ, उसका उस पे है ही नहीं, उस पे सप्लाई की बकाया डेफिनेशन है। ठीक है, सेक्शन 2 में। जब आप चीज़ें बेचेंगी तो आपकी चीज़ें आउट हो जाएंगी स्टॉक वेयर हाउस से, स्टॉक से। जब चीज़ें आउट होंगी तो उस पर जो टैक्स आप लेंगी, वो आउटपुट टैक्स हो गया। जितना आपने लिया और जितना आप दे के आए, उन दोनों को प्लस माइनस करना होता है। तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बाद डिटेल्ड में। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। मैं आपके साथ जो चीज़ें बढ़ाऊंगा, एक मेरे पास तरीका ये है कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मैं वो एक ज्यादा समझता हूँ। पता है क्यों? आपको दे दूं, आप पढ़ लें, मैं साथ साथ बस उसको करता जाऊं। मैं जब आऊँगा, मैं आपको पहले थोड़े कंसेप्ट दूंगा 3-4 क्लासेस में। उसके बाद हम इसको हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। ठीक है। हम जहाँ पे जरूरत महसूस हो पोर्टल खोलेंगे। मैं साथ सैली, पहले मैं आपको बताऊंगा कि सैली क्या होती है, लेकिन ऐसे थ्योरी नहीं बढ़ाऊंगा। मैं केस स्टडी रखूंगा आपके सामने। उस केस स्टडी से हम लॉ में जाके पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर लॉ पढ़ेंगे। अच्छा बोनस पे टैक्स है कि नहीं है, हम लॉ में देखेंगे। अच्छा आपके ग्रेविटी पे क्या चीज़ है, आपका प्रोविडेंट फंड मिल गया तो इसमें क्या, यानी कि सैलरी में आता क्या है, पहले वो देखेंगे। फिर सैलरी के ऊपर टैक्स कितना काटा जाए। अगर आप किसी कंपनी में बैठे हुए हैं और आपकी जॉब होगी मैनेजर के तौर पे, तो आपने उसको कैसे देखना? आप कहते हैं, सर हमने नहीं मैनेजर लगना, बाहर में गया मैनेजर। मैंने कहा आप ये बताओ कि उसने टैक्स आपका सही काटा कि नहीं काटा। तो यानी कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि वो काटने वाला सही काट रहा है। तो मैंने आपको वो चीज़ बताई। फिर मैंने पोर्टल पे कैसे करनी है वो बताई। फिर उसके बाद मैं कहूँगा अच्छा यार, अब आपकी अगर रेंटल प्रॉपर्टी आ गई है, तो उसके ऊपर एक केस बनाया कि अच्छा रेंट, सैलरी भी आ रही है, रेंट भी आ रहा है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ग्रो अप करेंगे।
लेकिन अगर नॉन टैक्स जोन से मैं बिलोंग करता हूँ और या इस्लामाबाद में अभी रहता हूँ और मैं फाइलर हूँ, तो वहाँ पर मेरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह चीज़ें हैं तो इस पे क्या बनेगा, वो भी मैंने इंक्लूड करने हैं अपनी प्रॉपर्टी में या नहीं? अभी इसको छोड़ दो, वहां पे जो आपका एग्जाम्प्ट जोन है वहां पे इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है, एसेट्स आपको डिक्लेयर करने हैं। अगर नहीं करोगे तो कल को गवर्नमेंट के कागजात में यू आर अ कंगला पर्सन, जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू ही नहीं है, फाइनेंशियल वर्थ ही नहीं है। अगर आपने डिक्लेयर कर दिए तो वो आपका एक मनी ट्रेल बन गया। क्या बन गया? मनी ट्रेल बन गया। तो हमारा सारा जो कार्रवाई का मकसद है वो क्या है? मनी ट्रेल। वो क्या है जी? मनी ट्रेल है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, ये सवालों के जवाब तो आपने मुझे देने हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो आप कहेंगे सर ये है। अच्छा जी, आप लोग जिसने जाना है जा सकता है। जिन्होंने, अच्छा एक चीज बता दूं, ऑनलाइन के क्लासेस के क्वेश्चन से भी इंसान सीखता है, याद रखिएगा। आप चले भी जाएं तो आप अपने मोबाइल फोन पे जो ग्रुप के अंदर वो है लिंक, सुनते जाएं, ऐसे लगा लेके रेडियो चल रहा है। ठीक है, सुनते जाएं, आपको फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊं, अब जाओ, चले जाओ, फजान को बुलाओ पहले, इसके बाद ना। अहमद आलिम, मिस्टर अहमद आलिम, गपशप भाई बाद में लगानी है आपने, बाहर यहाँ नहीं। मिस्टर अहमद आलिम, अहमद आलिम आप अनम्यूट कीजिए। अगर मैं आपको 2 दफा कॉल करूंगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको बाद में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अहमद आलिम, आपका क्वेश्चन है। मिस्टर बाबर जमान, जी मिस्टर अस्सलाम वालेकुम बाबर सर। जमान। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो था, पहली बात तो ये है कि सर थैंक यू वेरी मच, आपके लेक्चर का बहुत मज़ा आया सर। बहुत मैंने थैंक यू सर, सीखने कुछ मिला थैंक है। यू। और बेसिक्स के बगैर सर हम लॉ नहीं सीख सकते। डायरेक्ट पोर्टल पे हमें चीज़ें एक दफ़ा रटा तो लग जाएगा, लेकिन चीज़ों की हमें बेस का नहीं पता होगा। लिहाजा थैंक यू वेरी मच सर कि आपने ये सारा कुछ पढ़ाया है। थैंक यू इसका सर, थैंक यू। बहुत फ़ायदा हुआ है। और दूसरा सर, जो मेरा क्वेश्चन था वो उसका आपने आंसर पहले ही कर दिया है। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये तो चूंकि 120 डेज के लिए होता है, तो ये इसका नाम जो है वो एक्ट क्यों नहीं रखा गया? और चले बदर साहब, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया जी। इसे बता दिया आपकी सर। आवाज बाबर साहब गैप हो गई है। जी सर, अब ठीक है। जी जी, अब ठीक है। जी सर, मतलब जो क्वेश्चन मेरा था वो आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया सर। थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू। हाँ। ओके जी। थैंक यू। मिस्टर शायद हनीफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन था कि अगर एक पार्टनरशिप कंपनी है जो अमलन तो बंद हो चुकी है, पहले काम तो बंद हो कंपनी चुका है, नहीं है, पार्टनरशिप कंपनी नहीं होती, आप कहें पार्टनरशिप बिजनेस है। आगे बात पार्टनरशिप करो। बिजनेस, ठीक है। तो वैसे तो अमलन तो वो बंद हो चुकी हो, लेकिन उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाके वो वेरीफाई करना होता है, अंगूठे लगाने होते हैं दोनों पार्टनर ने। तो उसके लिए एक बंदा तो रेडी हो जाने के लिए और दूसरा बंदा ना जाए, तो वो कंपनी बंद कैसी होगी फिर? फिर बंद नहीं हो सकती, फिर पार्टनरशिप हम्म। आपकी बंद नहीं हो सकती। आप हम्म। याद रखें कि आपको अखबार इश्तेहार भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों बंदों को लेके भी जाना है। अगर वो नहीं जाने को तैयार तो फिर बंद नहीं हो सकती। हम्म। प्रैक्टिकली अगर आप उसको कैरी नहीं कर रहे तो बंद होगी, आप ये कह लें, ठीक है। लेकिन चूंकि आप उसका क्लोजर सर्टिफिकेट चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन सर उसकी फिर हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा होगी, अगर वो बंद नहीं जी, हुई नील की पर। रिटर्न जमा होगी। और अगली चीज, सेक्शन 139, अगर आपका कोई टैक्स पेपर पार्टनरशिप का बन गया तो पार्टनर से लिया जाएगा। हम्म। ठीक है। दोनों से लिया जाएगा। दोनों से। अगर दोनों से नहीं हम्म। मिलेगा, जिसकी औकात होगी, जिसकी हैसियत होगी, तो उससे लिया जाएगा। लिख लो अपने पास सेक्शन 139। किसी दिन हम्म। याद करवाना, जब पार्टनरशिप का टैक्स बताऊंगा उस वक्त पढ़ लेंगे। जी ठीक है। मिस्टर नवीद। सर। जी मिस्टर नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, मेरा कोई सवाल नहीं सर। माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा है और सब समझ आ रही है सर। थैंक यू नवीद साहब, जी थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर। मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि एसआरओ एक्सटेंशन ऑफ लॉज है, तो जैसे हमने 134 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन देखा है कि आधा यानी कि गवर्नमेंट ने आधा रूल हम्म। उधर बताया है और आधा इधर है। इट्स मीन के ये जो एसआरओज हैं ये अमेंडेड ऑर्डिनेंस की वजह से क्रिएट होते हैं नहीं, या अमेंडमेंट बनाए? आपके फाइनेंस एक्ट की वजह से होती है। ये जो अच्छा। एसआरओ है, अगर लॉ में कहीं पे नोटिफिकेशन का जिक्र है तो उसकी वजह से आपका एसआरओ आता है। जी जी। यानी इसमें फिर जो पीछे वाला डिस्कशन होती है और ये
अगर इस तरह भी हो सकता है कि जो पीछे लिखा हुआ है उसको गवर्नमेंट टोटली नहीं, खत्म कर ऐसा नहीं दे? होता। पढ़ना आधी बात वहां पे होगी, आधी आगे होगी। ऐसा नहीं है कि टोटली गलत कर दे, उसको चेंज कर दे, वो फिर वो ओमिट कर देती है सेक्शन। ऐसा नहीं होता, आधी आधी बात होगी दोनों जगहों पे। जी सर। सर एक वो चीज़ है, जैसे आपने लास्ट पे कहा है कि फिजिकल वालों को ऑनलाइन के क्वेश्चन सीखने के भी, यानी कि बंदा सीखता ही है। हम्म। तो जैसे फिजिकल वालों ने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें ये चीज़ मैंने नोट किया, आपने उनको आज आंसर आपका दिया। मैं समझ गया हूँ, सवाल भी जवाब भी देता हूँ कि उनके सवाल आपको सुनाई नहीं दिए। मैं आगे अगली क्लासेस बिल्कुल में ऐसे ही क्वेश्चन है। को रिपीट करता होता हूँ, उनके क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि जी जी वजह यह है कि हर बंदे के पास हम माइक नहीं ले जा सकते। माइक लेके जाएंगे तो नया टॉपिक ड्रामा, सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मैं उनका सवाल रिपीट करूंगा आगे। वो ओरिएंटेशन क्लास में बिल्कुल। ऐसे नहीं करता। ओरिएंटेशन क्लास का मकसद ये होता है कि आपने सिर्फ उस्ताद को देखना होता है कि उस्ताद क्या करेगा, उस्ताद आपके लिए काम का है, आपको उसके साथ चलना है नहीं चलना। और मतलब जी वो भी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार हमें देखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग। आई डिजाइन दिस कोर्स पर्सनली आज से 4 साल पहले। मार्केट में जितने लोग करवा रहे हैं, ओपनली कह रहा हूँ, सारे लोग कॉपी पेस्ट हमारा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे 4 साल पहले की वीडियोस आप देखें जाके यूट्यूब पे, ठीक है। और बाकी लोग की वीडियोस देखें, ठीक है। तो जिम्मेदारी से जी कहता हूँ कि ये कोर्स हमारा सेल्फ डिजाइंड है। हमने मार्केट की नीड को देखते हुए डिज़ाइन किया, ठीक है। जी तो आप ये कह लीजिए कि इसमें आपको अल्लाह के हुक्म से आपकी नीड्स को पूरा करना, ये मेरा काम है। जी सर। सर एक वो चीज़ है, वैसे मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा हूँ। मुझे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का नहीं जरा समझ में आया। आप उस लेक्चर को रिपीट करें। लेक्चर आपके पास तोहफे के तौर पे पहले 3 लेक्चर तोहफा देते हैं हम लोग, यानी कि वो यूट्यूब पे डाल देते होते हैं हम। उसके बाद हम अच्छा। आपको एलएमएस देते होते हैं सेपरेट। ठीक है सर, उसको थैंक यू देखे सो फिर मच। नहीं समझ आएगा तो अगली क्लास में पूछें कि सारी नहीं समझ आई। जी सर। जी ठीक है। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर सैम खान। मिस्टर सैम खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं सर ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने पूछना था, बेसिकली मुझे आर्टिकल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता ज़्यादा कुछ, और ना मैं पॉलिटिक्स के साथ हूँ और ना मैं एक लॉयर हूँ। बेसिकली मैं अकाउंटेंट फाइनेंस का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंस्टीट्यूट अच्छा लगा था और इसकी मॉड्यूल्स भी। ये मेरा हम्म। सेपरेट क्वेश्चन है थोड़ा सा, शायद अगर आपको ना लगे जी। तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें सर मॉड्यूल्स लिखे गए हैं और आपने कुछ कहा था कि हमारे इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर्स अलग अलग हैं, काफी चीजें लॉजिस्टिक्स के ऊपर और कंपनीज के ऊपर, ऐसा ही है हम्म। सर? लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ आया था ना, उसमें मॉड्यूल्स में था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, ट्रेडमार्क, तो चैम्बर वो डिस्ट्रीब्यूशन। होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई साहब ने कहा है कि वो मैं भूल गया था बताना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आपका पीएसडब्ल्यू जो है वो होगा। अगली बात करें। हाँ, बस यानी कि जो मुझे मॉड्यूल्स रिसीव हुए हैं वो जो तकरीबन कुछ ये। हुआ हुआ है ना, वो मैंने बस आज से सादा लफ्ज़ों में बताया। वो सारा कुछ मेरे सिलेबस के अंदर शामिल है, ठीक है। यानी अच्छा कि अच्छा फाइलिंग, ओके। फॉर्मेशन और सारी चीज़ें। अच्छा, और दूसरा सर, मुझे इन चीजों के रिलेटेड नहीं पता, जब हमारा प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ना? भाई जीरो से होगा। आज की क्लास में तो आपको हवा लगवाई है, सिर्फ बताया कि हम क्या करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। हमने ओके पोर्टल ओके। को, और अभी मैं पहले तीसरा। पोर्टल में जाता ना तो आधे लोग मुझे गालियां दे रहे थे कि यार इस पोर्टल समझाने आ गया, वो तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। हमने सारा कुछ है। मिला के चलाना है। और आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जिसमें लॉ और पोर्टल दोनों चलेंगे, ओके। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एलएलबी का प्लान है, तो मुझे इसमें मेरे ख्याल से काफी हेल्प करेगा ये। आपको मैं एलएलबी वालों को पढ़ाता हूँ, आपको बता दो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही, ठीक है। ठीक है। थैंक्स फॉर थैंक द यू। आंसर फॉर माय क्वेश्चन सर। ओके ओके मिस्टर कनास। मिस्टर कनास। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। सर बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। भाई आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। अपना मुंह करीब कर लो माइक के, या माइक को अपने मुंह के करीब कर लो। वालेकुम, आप ठीक है? वालेकुम सलाम। बस बर्दाश्त कर रहा हूँ आपको, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। माइक लगा हुआ है तो उतार दो, माइक खराब है। अच्छा अच्छा सर, बेसिकली मेरे दो क्वेश्चन हैं। आ रही है आवाज? बस गुजारा हो रहा है, चलो बताएं। सर दो क्वेश्चन है मेरे। बेसिकली प्रैक्टिकल है कुछ मेरे। रिटर्न फाइलिंग में एक दो चीजें थी, वो मैंने कहा था आपसे डिस्कस कर लूंगा। जी। एक, मैं बेसिकली कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न। हम्म। उसमें सेक्शन 22 है जो डेप्रिसिएशन का, जिसमें व्हीकल्स के हवाले से कि अगर आप कोई एसेट देते हैं जी। इस्लाम, वो आप एज ए होली ओन ट्रीट करेंगे उसको, यानी वो आपका। 25 लाख से ज़्यादा उसकी वैल्यू अकाउंट नहीं होगी। वो आप उसके लिए थर्ड शेड्यूल को पढ़ो, ठीक है।
तो ये थर्ड शेड्यूल पढ़ा हुआ है आपने? नहीं, देख नहीं लेते। अगर आप, इसका मतलब ये है कि आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप तो कंपनी के साथ जाती कर रहे हैं जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 23 पढ़ें और 22 पढ़ें, फिर इनिशियल अलाउंस के लिए सेक्शन 23 पढ़ें, फिर आप थर्ड शेड्यूल पढ़ें, फिर तब आप कहें कि मैं फुली कंप्लायंट हूँ डेप्रिसिएशन के पॉइंट के साथ। ठीक है। फिर ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी। फिर आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या करना है, जो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई है, ये तो टैक्स डेप्रिसिएशन है। तो अभी जी भाई जी, इसको ना करो, ये जाती है। मैं सर टैक्स डेप्रिसिएशन के वाले से पूछ रहा हूँ कि जी उसमें हमारा बेसिकली ये हुआ है कि हमारी डेप्रिशिएट जो लीज व्हीकल्स है ना, वो डली हुई है बेसिकली, जब हम उसको ओन भाई, करते जो लीज रेंटल होते हैं टैक्स के कानून के तहत, वो सीधा सीधा आपका जो होता है वो एक्सपेंस होता है, जी उसको जी माइनस कर देना लीज रेंटल को। जी, वो तो एडमिसिबल हो जाता है ना, वो उस टाइम मुझे आइडिया। मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ कि ये लीज व्हीकल जब ओन में ट्रांसफर हो रही है इसमें, इस ठीक सिनेरियो है। 23 की प्रोविजन में, ठीक है। 23 की प्रोविजन में, तो हमारा बेसिकली ये हुआ है कि पहले हम उसमें बार्गेन परचेज ऑप्शन कितनी है? सर उसमें हमने डाउन पेमेंट की होती है ना 10%। डाउन पेमेंट पे कभी भी नहीं होती, बार्गेन परचेज ऑप्शन भी होती है, एंड पे कुछ पेमेंट भी होती है। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर लो, ठीक है? ये लीज का जो पॉइंट है, इसको पूरी डिटेल डिस्कशन कर लेना भाई मेरे साथ सेपरेट, ठीक है? अच्छा, क्योंकि दूसरा जी ये जो टैक्स एग्जेम्प्ट एरियाज होते हैं, जिस तरह सवात है या जी जी सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट एरियाज, जी। बेसिकली ये अभी भी ऑपरेशनल एक्टिव है या ये अब खत्म हो चुकी है इसकी प्रोग्राम? ये एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। ये लिखा हुआ है आपके उसमें सेकंड शेड्यूल में, ठीक है? जी ये सर। आपके लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में, इसकी एग्जाम्पशन है, ये आपको बताऊंगा सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में। अभी वो क्लास मुझे याद नहीं है कि कौन सी क्लास है, ठीक है? ये आपको देख के बताऊंगा कि ये एग्जाम्पशन है उनके पास, वो एक्सटेंड हुई हुई है अभी अगले 30 जून तक। 23 जून 26 तक। हाँ जी। उसमें से यानी एक चीज मैं क्लियरिटी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो एग्जामिशन है, अगर आप सप्लाई वहीं पे उसी एरिया में करते हैं तब एग्जाम्प्ट है, या वहां से पाकिस्तान में कहीं पे भी करते वो वहाँ के जो डोमिसाइल्ड लोग हैं वो सप्लाईज करेंगे, तो ठीक है? हैं? या अच्छा। उनको की जाएंगी वहाँ के जो डोमिसाइल्ड है, वहाँ का डोमिसाइल्ड नहीं हो भले आप यहाँ से आप करेंगे तो आपके लिए टैक्सेबल है, लेकिन वो वहाँ के लिए की जा रही होगी फिर एग्जम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर वहां से कोई बंदा यहाँ करेगा तो आप डोमिसाइल्ड वहां के नहीं है तो आपके लिए टैक्सेबल है। यानी कि नहीं, उसका यूजर कहाँ बैठा हुआ है, कंज्यूमर कहाँ बैठा हुआ है, कंज्यूमर वहां का तो एग्जम्प्ट है, यहाँ का तो टैक्सेबल है। अच्छा, यानी अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद से अगर सप्लाई करते हैं सवाल में, तो एग्जाम्प्ट है सेल्स हाँ टैक्स। जी, एग्जम्प्ट है, आप नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि उनके लिए वो एग्जम्पशन है, और सवाल से अगर पाकिस्तान में आते हैं तब तो एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल है। अच्छा, सेल्स टैक्स की एप्लीकेबिलिटी यानी सप्लाई के हिसाब से आप कह हाँ रहे जी, हैं। उसको हमने देखना है कि एंड यूजर कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, थैंक ठीक है। यू। ये क्या नाम है जी, ननग्याल है क्या है? नैनग्याल, जी नग्याल, सर। नग्याल। नंगियाल नाम है सर। बड़ा मुश्किल नाम रखा हुआ है भाई आपने। कराची सर से हो? बस वो, नहीं सर कोयटा से हूँ। अच्छा, क्वेटा से हैं जी भाई। जी सर। सर एक सवाल करना था सर। जी जी। आपकी क्लास तो अटेंड कर रहे हैं सर, इसके साथ कंपनी सेक्रेटरी ला वाले भी अटेंड कर ले, या फिर इस कोर्स खत्म होने के बाद कर लें? आपकी फायदा एजुकेशन किस टाइम क्या होगा? है? आपकी एल एजुकेशन एल बी एल एल बी एम बी ए। किया हुआ कर रहे हैं? एल एल बी कर ली सर, एम बी ए भी किया हुआ है सर। लाजमी करो इसके साथ, लाजमी। इसके साथ मॉड्यूल चार्ट ही आपको चला हूँ सर। आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा अपने आप को कुर्बान करो। 2 क्लासेस वीक में उसकी सर होगी, 2 इसकी होगी। और फिर आप ठीक 3 या सर। 4 माह बाद आप मुझे फोन करके बताना कि सर आपने गलत मशवरा दिया था या सही दिया था। सर सही, थैंक यू सर, ठीक है। बस ये पूछना था। थैंक यू। जी सर, थैंक थैंक यू मिस्टर शायद हनीफ। मिस्टर शायद हनीफ। जी सर, मैंने पूछना था कि जो आज वाली पीडीएफ है ये मिलेगी हमें? बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये अब आपको तीसरी क्लास में मिलेगा। जी ठीक है वो सर। इसलिए तीसरी में मिलेगा, पहले 2 जो तोहफातन क्लास है उसमें हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, तीसरे में आपका ग्रुप, पेड ग्रुप, अनपेड ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, तो उसमें मिलेगा, ठीक है? जी ठीक है। जी, मैसेज आया है कि आज वो भाई साहब वो बैठे हुए हैं, वो मिस्टर कौन से थे, नंगियाल, आज कंपनी सेक्रेटरी की भी क्लास है। आमिर साहब, ये कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है? सर आज सेकंड क्लास है, सेकंड डेमो लेक्चर आज। ये मिस्टर नंगियाल को जो पहले 2 जी लेक्चर्स सर। हैं ना उनको शेयर कर दें ताकि इनको आइडिया हो जाए, या तीसरा क्लास इनको भेज दीजिएगा लिंक अगर ये ज्वाइन करना चाहें। तो ये जी आमिर जी साहब अपना नंबर स्क्रीन पे वो मैसेज में इनबॉक्स कर दें ताकि इनको आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। काशिफ खान, मिस्टर काशिफ खान। जी सर। जी मेरा सर। क्वेश्चन जी मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग जो पहली दफा फाइलर बन रहे होते हैं,
उनको एक कुछ तहफुजात होते हैं कि हमारी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, पहली दफा जब रिटर्न फाइल होगा तो ठीक है हमें ऑडिट में आ सकते हैं, पुराना पूछा जाएगा, नोटिस आएगा कि आपके पास ये कैसे आया। तो इसका क्या उनको जवाब दें? सर, इसका जवाब हमारी एक क्लास होगी, उसका टॉपिक होगा फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न के अच्छा, ऊपर चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। आप मुझे बताइएगा कि सर, आप लोगों को बताएंगे यार ये क्या आप सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे कहेंगे यार ये, आप उसको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर लेंगे। मतलब हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में लोगों को, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करने में शायद 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको वो चलें, चीज़ डिलीवर करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर उमर डार, मिस्टर उमर डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सजीम, वैसे मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दे कि ये मनी ट्रायल क्या होता है, और उसके अलावा और दो सवाल हो रहे हैं कि भला क्या हम स्टूडेंट्स को भला ACCA करना चाहिए या LLB, और उसके अलावा क्या तो क्या हम ये सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजरी का कोर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो हम एज अ सोर्स ऑफ इनकम हम क्या कर सकते हैं, क्या सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर हम क्या कंसल्टेंसी या फिर ऑफिस वगैरह खोल सकते हैं? ये बस मेरे सवाल थे। मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि जो कंसल्टेंसी की बात है, तो पाकिस्तान में कौन सा कोई कानून है, माजरत के साथ, ठीक है, हमारा तो कोई कानून ऐसा है ही नहीं जो मना करता हो, और कोई ऐसा कानून है जो अलाउ भी ना करता हो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप यहाँ पे फोटो कॉपी करने वाला भी बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है। जहां तक ऑफिस फाइल ओपन करने की बात है, पैसे यहाँ तो खोलें ऑफिस, ठीक है, आपको रिटर्न फाइल करना आता है तो आप रिटर्न फाइल करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं, जितनी रिटर्न फाइल्स आपके नॉन ये प्रैक्टिशनर, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये स्टैम्प फरोश, ये आपके जो फोटोकॉपियर हैं आगे पीछे वाले लोग, ये गलत रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी के तो ये दोस्त हैं। ये लोग गलत रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास नोटिस के मद में बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि हमारा काम कोई रिटर्न फाइल करने से नहीं चलता। लेकिन रिटर्न फाइल करने से बैठे बैठाए आपको 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये मिल रहा है, आप सब्सिडी देने की बात करें, आप किसी को कंपनी बना के देते हैं, फर्म रजिस्टर करके देते हैं, ट्रेडमार्क करके देते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेके देते हैं, आप किसी फ्रीलांसर का टैक्स करके देते हैं उसको, तो भाई आपको और क्या चाहिए, इतना कुछ अगर आप सीख लेंगे तो आपकी ये पूरी जिंदगी की स्किल है, कोई एक दिन की नहीं है जिंदगी, उसको भी छोड़ दो, आप अपना काम भी कर लो, तो इससे बड़ी और क्या बात है। जहां तक बात CA और ICC और LLB की है, तो आप हैं कहाँ से? सियालकोट से। हाँ, सियालकोट से। सियालकोट। सियालकोट से हैं। तो ACCA के ऊपर मेरी एक लंबी चौड़ी डिटेल्ड ओरिएंटेशन है, मिस्टर आमर ने नंबर भेजा है, अगर आपने ACCA करना है तो उसके बारे में, LLB का तो आपको गूगल से बड़ी से जगह से मिल जाएगा। आपको हम जो ACCA है इसके ऊपर मिस्टर आमिर आपको वो भेजेंगे एक ओरिएंटेशन, मेरी ओरिएंटेशन होगी, अगर आपने खुद भी देखनी हो तो यहाँ पे आपको मैं शेयर कर देता हूँ। आप जाइएगा गूगल शरीफ के ऊपर, मैं खोलता हूँ, तो आप खुद सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। और ओरिएंट ACCA है तो वो भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इन केस इट्स योर चॉइस, ठीक है, कि आप ACCA की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पर्सनली तौर पे मैं कहूँगा अगर आप दोनों कर लो तो क्या ही बात है, और दोनों आप कर सकते हो, और दोनों आप कर सकते हो, क्यों? ACCA आपके अकाउंट्स बहुत पक्के कर देगा, बिजनेस के कंसेप्ट और ये सच नहीं, ये आपको लॉ भी नहीं सिखाएगा, लेकिन लॉ एक ऐसा लाइसेंस है, जो PK मूवी देखी है आपने, वो बंदे ने इधर वो अपना भगवान लगाया होता है, वो कोई बंदा उसको चपेट नहीं मार रहा होता। आप वकालत कर लेंगे, भले आप थके हुए वकील हैं, थका हुआ वकील होता है जो पढ़ता नहीं है, अगर आप थके हुए वकील भी हैं तो भाई आप फिर भी एक बदमाशी रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, कोई बंदा आपको उंगली करने से पहले सोचता है। तो सर यहाँ पे एक छोटा सा ये लेक्चर पड़ा हुआ है 1 घंटे। हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, आवाज आ रही है आप लोग को? ये 1 घंटा और समथिंग का है, तो इसको आप देख लीजिएगा, काफी सारी बातें हैं हमारी, ठीक है। तो आई विल अश्योर यू कि आपको काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। सजीम ने वो मनी ट्रायल का दोबारा सा रिपीट कर दिया, मनी क्योंकि ट्रेल वो। ये होता है, आपका जो हिसाब किताब होता है, आपका गवर्नमेंट के कागजात में उस हिसाब किताब का मुश्किल नाम है मनी ट्रेल। गवर्नमेंट के पास अपना खाता खोलना, ये रिटर्न के जरिए आप खाता खोल के गवर्नमेंट को बता रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि इस साल मैंने ये कमाया, ये खोया, ये पाया, ओके। ठीक है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर सादिक खान। सर ये आपने अकाउंट खोलने का बोला था कि दूसरे टाइटल से है, तो वो 2 मिनट का है, तो वो आप बता सकते हैं कि किस तरह नहीं, है?
अभी नहीं बताऊंगा। आप और क्लास सबके साथ, आप कोई स्पेशल नहीं है, आप सबके साथ हैं। और सबके सही साथ जब सब कुछ खाएंगे तो आपको सही मेरा काम है। और दूसरा सर आईसीएमए का पूछना था, आईसीएमए का। आईसीएम में शादी का आपने किया हुआ क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? अभी तो बीएससीएस की। तो बी एस सी एस करके वाई आईसीएम में? सर क्योंकि टैक्स का मैं काम कर रहा हूँ 3-4 साल से, मेरे फादर का एडवोकेट ही है, तो उनके साथ मैं भी देखता हूँ उनका काम। अरे भाई, हो कहाँ से? कराची। बी एस कहाँ से किया है? केयू से, कराची यूनिवर्सिटी। आप यकीन करो, आप मेरे भाई हो, लेकिन मेरा दिल कर रहा है आप मेरे पास होते ना, आपको फैंटी लगाता। आप पूछे क्यों? ये क्यों आपका सर? सवाल है। क्यों? मैं पर्सनली तौर पे आईटी को इतना पसंद करता हूँ। अच्छा क्यों? आपका, आप डीप लर्निंग, आपका जनाबे वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इन चीज़ों पे, आप बिजनेस ऑटोमेशन पे काम क्यों नहीं करते? इतना स्कोप है। अभी मुझे यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के लोगों को हमने भी एक असाइनमेंट दी है, 13 लाख रुपए की। एक छोटी सी असाइनमेंट हमारे इंस्टीट्यूट ने दी है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि भाई जितना स्कोप आपका आईटी में है, इतना तो किसी चीज में नहीं है। और हम लोग माजरत के साथ बेवकूफ हैं कि आईटी के साथ चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री आईटी में होने के बावजूद, अच्छा मैंने अप्लाई किया इधर इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में, अभी मैं एलएलएम कर रहा हूँ। तो मैंने उधर अप्लाई किया, मैंने कहा जी मैंने डाटा साइंसेज में मैंने वो एमफिल करना है, ठीक है, मतलब वो एमएस करना है। उन्होंने कहा आपका चूंकि मास्टर है इकोनॉमिक्स में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैंने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमारी एलिजिबिलिटी में नहीं है, एचईसी मानता नहीं है। अच्छा क्यों? डाटा साइंसेज के ऊपर इतना उसका स्कोप था, मैंने उस पर रिसर्च की। तो भाई आप थोड़ा सा चैट जीपीटी यूज करते हो? जी सर। तो आपने ये जो मेरे सामने खच मारी है ना, नाराज नहीं होना। ये आपने उसके सामने मारनी है, उसको कहना है कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मुझे किसी एक बेवकूफ आदमी ने कहा है, दोनों को मुझे कंपैरिजन करके दो, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ काउंसलिंग ही नहीं है। आपने सादिक साहब मेरे कहने के ऊपर आज एक आसान करना है कि आपने चैट जीपीटी पे जाना है, कहना है कि मैंने BSc किया हुआ है, मैं आईसीएम में करना चाहता हूँ, मेरे कोई दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, वो जो आपका है, ठीक है, उसके बाद आपका मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के साथ साथ आपने कहना है कि बिजनेस ऑटोमेशन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। और ये स्किल्स ऐसी हैं सादिक जो पूरी दुनिया में बेचो, अल्लाह के वली। और पाकिस्तान का टैक्स सीख के पाकिस्तान में, फिर आपने अगर टैक्स का सोचा है और आईसीएमए का सोचा है, तो आप हमारे साथ पाकिस्तान का टैक्स पढ़ो, आप यूके का टैक्स पढ़ो, आप यूई का टैक्स पढ़ो, आप कनाडा का टैक्स पढ़ो, यहाँ से साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करो। सही अगर आपका टैक्स की तरफ माइंड है, हम तो लोग का माइंड खोलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही। ठीक है, जी जी, ओके सर। थैंक यू। नाराज नहीं हो जाना किसी बात से। मैंने भी आपके कराची वाले लोगों से आके चीजें सीखी हैं, 1 साल कराची लगाया क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में। सही। वो उनका ये चीज पसंद मुझे ये है कि वो ब्लंट बोलते हैं, जो चीज बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, वो कोई नहीं ये घुमाए फिराए नहीं, ये है तो है। ठीक सही। है, ओके। आयल भी देर। अगर आपको कोई और मजीद हेल्प चाहिए हो, आपके वाला साहब वकील हैं, आप टैक्स को सीखिए, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं और टैक्स की फील्ड में आना है, तो फिर आपको मैं कहूंगा हमारा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स सारा कुछ लें, आप आईसीएम की तरफ भी ना आए, फिर आप थोड़े से पैसे लगाएं, एचसीसीए पे जाएं। क्यों? एचसीसीए के बाद आप दुनिया का नंबर 1 सीए ICAW वो ले सकते हैं। 5 साल मेंबर बने का मुफ्ती में, फीस कुछ देनी पड़ेगी, पेपर भी नहीं देने पड़ेंगे, और हर 3 माह बाद पेपर होता है। जिंदगी आसान करो अपनी। ठीक है, ओके। मजीद कैरियर काउंसलिंग के लिए आमिर साहब से रब्ता करना, ही इज देयर। ठीक है, नंबर उन्होंने सही। चैट पे दिया हुआ है। ठीक है, सही। अच्छा जी। उसके बाद हालांकि ये हो सकता है ना, हम अपने कोर्सेज को बेचने के लिए ये भी करना वो भी करना, हम भाई यहाँ पे लोगों को फेथफुल वो ओपिनियन देते हैं ताकि लोग का किसी का भला हो, कोई ऑप्ट करे या ना करे। लेकिन ये चीजें हैं जो हमने लोगों को ईमानदारी से बतानी। मिस्टर आमिर, मिसेज आमिर, मिसेज आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। अच्छा सर, पहले तो ये मुझे ना लिंक अभी अभी शेयर हुआ है, तो मैं अभी अभी ज्वाइन किया है। आपका इंट्रो दे दें। आप सर राय बिशारत अली वाली जो क्लास थी मेरी, वो वाली का आज ओरिएंटेशन हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सीटीए का कोर्स है हमारा, इसमें हमें बेसिक रिटर्न्स भरना प्लस इनकम टैक्स रिटर्न भरना और सेल्स टैक्स रिटर्न भरना, ये सब सिखाया जाएगा, या सब कुछ कह देंगे। आपको सेपरेटली सेल्स टैक्स का अलग से करना पड़ेगा नहीं नहीं और एडवांस टैक्स अलग से करना मैडम पड़ेगा? सब कुछ कहा जाएगा, सब कुछ कहा जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, हम्म, आपका ये हमने, अगर इन्होंने लेट भी शेयर किया है, ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। आपके कोऑर्डिनेटर कौन है मैडम, जिनके साथ इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव जो आपके साथ रास्ते में है? एक्सपोज मी।
सपोज मी को कहिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग कल भेज देंगी, ठीक है, तो उस रिकॉर्डिंग को आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी आपके कोई रिजर्वेशन होंगे, आई विल बी देयर। ठीक है सर, आपका इंट्रो। मैडम वो इंट्रो भी उसमें होगा मेरा, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। उसी में इंट्रो सब कुछ होगा। अहमद आलिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर सॉरी, मेरा माइक्रोफोन नहीं खुल रहा था तो अभी सेटिंग से ऑन कोई किया। मसला नहीं, हुक्म करें जी। जी सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। इसमें जैसे हम सर्विसेज का या किसी भी चीज़ का काम करते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स की एग्जेम्पशंस होती हैं, इस कोर्स में उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। लेट्स सर सपोज मैंने अगर हम। मैंने ये दरम्यान में बताया किस चीज़ पे कितना सेल टैक्स है, किस पे नहीं है, मैं सर अर्जी कर चुका हूँ ये। आपका खादिम इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है, डोंट वरी एट ठीक ऑल। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू। थैंक यू। मजीद, क्या नाम है, बनियान, मिस्टर मजीद। जी आमिर साहब। आमिर साहब आपका बार बार माइक ओपन हो रहा है, क्या है जी, हुक्म करें आमिर साहब। जी सर। जी जी। मैं सर वो मिसेस आमिर तो हमारे साथ काफी सारे कोर्सेज में, मतलब मैं कोई पिछले 2 वीक से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो वो हर एक क्लास में होती है माशाल्लाह हमारे। ठीक है, तो या अच्छा, तो फिर वो इनरोल लेट हुई होंगी। बाकी वो पूछ रही थी आपका तारुफ, तो मैं कहने लगा था जसारत करके कि बशारत साहब ही आपके साथ मुखातिब है। अच्छा पहले आपसे पूछती रहती हैं। जी तकरीबन वो मैंने काफी ज्यादा क्लासेस में उनको ऑब्जर्व किया है, ऑन एंड ऑफ क्लासेस में बैठा होता हूँ तो माशाल्लाह तकरीबन हर क्लास के अंदर मौजूद होती हैं। सेल टैक्स वाला, किन्नो एक्सपोर्ट वाला, एससीसीपी वाली और ये क्लास में। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी मिस्टर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से मजीद बानिया बात कर रहा हूँ। सर सर सर। सर ये आप बहुत ज़बरदस्त कोर्स करवा रहे हैं, तो मैं इसमें ये जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ही है या इसको हम कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी होती है जिसको लेकर के हम आगे प्रैक्टिकल फील्ड में कोई सर अभी इसको हम ले। एक सर्टिफिकेट, ये सर एक चीज बता दूं, इस सीखने के बाद ना हमारा एक सर्टिफिकेशन है। यस अगर सर। वो 4.5-5 लाख रुपए अफोर्ड करें तो जी एक जी। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है एडीआईटी की, एडवांस जी जी। डिप्लोमा इंटरनेशनल टैक्सेशन। आप वो यस। सर्टिफिकेट ले लें, वो बकायदा एक वैल्यूएबल चीज़ है और वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, ठीक है। उसकी हम अभी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यूके की प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है। उसकी बेस जी पे जी। बड़ी बड़ी दुनिया की जो 4 कंपनीज है ना कंसल्टेंसी की, वहाँ भी जॉब हो जाती है, ठीक है। तो समझो कि जी बेसिकली तो ये हमारा तो स्किल सेट ये कोर्स है। मुझे जैसा लोग कहते हैं इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई आपकी डिग्री की लीगल स्टैंडिंग क्या है। डिग्रीज कुछ भी नहीं होती, अगर डिग्रीज की वैल्यू होती तो आप मेरे साथ भी सामने भी ना आके बैठते। आप डिग्री सही लेते हो बात है मार्केट में, सर। वो झंडा लगा लेते हैं अपना किसी बड़ी बिल्डिंग पे। तो सर हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारा हो या किसी भी अदारे का वो कोई सर्टिफिकेट हो, पीस ऑफ पेपर होता है। अब इसमें जैसे BS CS करके वो सादिक साहब ने कहा जी मैं आगे ये करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैंने अगर BS CS किया ना भी किया ना, एक बात है, मतलब नहीं किया हुआ, मैं अभी प्लान करके बैठा हूँ कि मैंने बिजनेस ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मैंने सीखनी है। IT की तरफ मैं इतना इंक्लाइंड हूँ और उसका इतना स्कोप है। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपको बहुत कुछ आता भी हो, लेकिन आपको किसी से बात करनी नहीं आती, आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है, फिर भी फायदा नहीं है। तो आप ये समझे कि ये हमारा एक स्किल सेट, एक लर्निंग प्रोग्राम है बस। सर आपकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी जो है अप्रिशिएटेबल है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोड क्या कहते हैं सर, इस कोड कोड नहीं नहीं, कोड में नहीं। हाँ मैं एक ही चीज आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा इतना, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये बात बरसा वकीलों को बुरी लगेगी। वकील को एक चीज बहुत पसंद है, वो ये पसंद है कि 2-4 एसोसिएट हों जो उसकी फाइलें उठा के पीछे चले और आगे के चले। और जितना हम इस कोर्स में सिखाएंगे, कोई टैक्स के वकील के साथ 3 साल लगा के सीख ले तो फिर बात कीजिएगा। और अगर कोई 3 साल लगा चुका है उसको हमारे साथ ये कोर्स करके बैठा दें, वो दोनों आपस में क्वेश्चनिंग कर लें। और आपके बड़े से दोस्त होंगे जिन्होंने 3-3 साल लगा लिए हैं, मेरी जब क्लासेस पूरी हो जाएं उनके साथ आप बात करके बैठ के एक अपना इंटेलेक्ट लेवल वो मैच कर लीजिएगा। अभी छोड़ दें आप, बाद में अगर आपको लगे कि नहीं यार वाकई बंदा गलत कह रहा है, तो फिर मुझे आपने आके मुझे कहिएगा, मैं पर्सनली बाय माई सेल्फ मैं अपनी जेब से भी आपको रिफंड देने को तैयार हूँ। और अगर आपने क्लासेस नहीं ली तो फिर भाई किसी को बताना भी नहीं कि मैं राय बिशार तरी से पढ़ा हूँ। आप मेरा स्टूडेंट ही नहीं है और आपको अदारा ऑन ही नहीं करता। क्यों? वो इसकी वजह यह है कि आपने मेरी 100% क्लासेस ले ली, तो फिर आप कहें कि मैंने विशाल साहब से पढ़ा और फिर किसी बंदे की आंख में आके डाल के बात करें। क्योंकि हमारी हर क्लास, एक क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास, आप ऐसे ऐसे एक बिल्डिंग पर चढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे यार मुझे टैक्स आता है।
अच्छा जी, फर्दर आपका जी रिजवान साहब क्या क्वेश्चन है आपका भाई? रिफत बहुत सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं रिजवान बात कर रहा हूँ बहावलनगर से। सर बहुत जी अच्छा आपका लेक्चर। सर मेरा सर थैंक क्वेश्चन यू। ये है कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब किसी बंदे ने यहाँ पे हमारी लोकल एरिया में प्रैक्टिस है, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने अपने रजिस्ट्री करवाने जाना है, तो कहते हैं जी आप फाइलर हो पहले, तो कोई भी बंदा पकड़ के उनको फाइलर कर देता है, उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस का उसके ऊपर बिल्कुल नहीं इतने पता। नोटिस ना आते हैं ना, कम इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। मुझे फैसलाबाद से एक क्लाइंट ने कहा जी मुझे फाइलर करें। मैंने कहा क्यों, प्रॉपर्टी बेचनी है? मैंने कहा प्रॉपर्टी की डिटेल दो। कहता आपको क्या लगा मुझे फाइलर करें? और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे एफबीआर के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी है ही नहीं, तुम बेचोगे कैसे? मैंने कहा, कहता कौन सा अभी उनको पता है? मैंने कहा कल को नोटिस आ जाएगा। तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करें। तो सर हम अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक बंदा जो वो फाइलर करना, जिसने हम फाइलर होना है, बेस्ड वो ऑन फाइलर आवर करने वाला उसको एजुकेशन, कह रहा है बेस्ड कि ऑन आवर मैं आपको एजुकेशन अभी फाइलर 1 मिनट में कर मैं देता आपको हूँ, बताता हूँ। बेहतरीन। मेरे एक स्टूडेंट है शफीक, मर्दान से। जी वो कहते हैं मैं जी 25,000 रिटर्न का लेता हूँ। मैंने कहा किससे? कहता है इंडिविजुअल से भी। मैंने कहा वो कैसे? कहता है मैं उनको पूरा बताता हूँ कि भाई ये वजह है, ये मामला है। कहता है पूरा गाइड करता हूँ। कहता है ना ले सर्विस। कहता है मैंने आपसे यही सीखा है कि अगले बंदे को डिटेल गाइड करना है। तो गाइड करने के बाद वो जो फाइलर करते हैं ना, उनसे पूछिए कि फायदा क्या। वो बस ये बता देगा कि अच्छा जमीन बेचनी है तो फाइलर कर लो, लेनी है तो फाइलर कर लो। हम उसको पूरा बताते हैं कि इसका मनी ट्रेल आपका क्या होता है, ये कैसे बनेगा, आपने ये जब आगे चलेंगे तो आपको ये जो डिक्लेयर्ड एसेट्स है फायदा कैसे देंगे। तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको उसके बैंक के जी साथ लिंक थैंक यू। करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर हमारा पोर्टल वर्क जो है वो हम किस हद तक करेंगे? मतलब हंड्रेड हम परसेंट थ्योरी पे हंड्रेड ज्यादा परसेंट फोकस। पोर्टल 100% पोर्टल वर्क होगा, 100%। आपको जी थैंक यू सर। अगर थोड़ा सा थैंक आपका दिल करे और आपके पास टाइम हो, तो आपने ये करना है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं यहाँ पे, उनके फीडबैक्स पड़े हुए हैं। और आपके जैसे बड़े बड़े लोग, मुझे बड़ा एक एजाज फील होता है बताते हुए कि फीडबैक का एरिया मैंने स्पेशल उनको कहा था भाई मेरे लिए बनवाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की जो एक वो है मोहब्बत उनकी, ये खुद किस्म के उनके अभी वो साइट लो है या इंटरनेट डाउन है, तो ये सारे फीडबैक पड़े हुए हैं। तो आप इनको फीडबैक को सुनिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वाट वी आर डिलीवरिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे लोग होंगे, ये खैर आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इसको देख लीजिएगा कि वाकई सर बढ़ाते हैं, ये बातें होती हैं। और ये 2-3 क्लास वैसे भी अगर आप नहीं भी वो इनरोल होते कोई मसला नहीं है, 2 क्लासेस लें पहली, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जी सर हम तो इनरोल हैं, हमने तो बकायदा आपके नहीं यूट्यूब मैं से वैसे लेक्चर बता सुन रहा के हूँ। खुद को इनरोल किया है। जी आपके थैंक यू। भावलपुर से बाकी पहला जो ऑनलाइन का फेसबुक पेज पे फीडबैक पड़ा हुआ, वो भी आपके भावलपुर के बंदे हैं। ठीक है, उनका फीडबैक सुन लीजिएगा। और वो ऑनलाइन का पे वाली, वो कहता है मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मुझे तो लगता था कि ऑनलाइन बंदा पढ़ नहीं सकता। कहता है कि जो इन्होंने बढ़ाया, मैंने कहा ऑनलाइन भी दुनिया मौजूद है। जी थैंक यू सर। सर इन द केस ऑफ क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप कंपनी, वन ऑफ द टू पार्टनर डज नॉट हैव कंप्लीटेड लीगल। अच्छा ये होगी बात हमारी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मिलते हैं।